सो गाइस, गेट 2021। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि गेट 2021 का पैटर्न किस तरह। सो गेट 2021 का पैटर्न यानी नियर अबाउटली आपको यहां पे दिख रहा है 100 मार्क का पेपर है। 100 मार्क के लिए 65 क्वेश्चन है। 100 मार्क के लिए कितने क्वेश्चन है? 65 क्वेश्चन है। एंड आपके पास 3 आवर्स। आप बोल रहे होंगे 65 क्वेश्चन 3 आवर्स। यस एग्जैक्टली 65 क्वेश्चन 3 आवर्स। सो 3 घंटे में आपको 65 क्वेश्चन छुड़ाने हैं, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट? क्योंकि उसमें कन्वेंशनल क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको आंसर पुट करना रहता है। तो अब ये 65 क्वेश्चंस किस तरह डिवाइडेड हुए हैं, ये सबसे पहले देखते हैं। तो ये 65 क्वेश्चंस फर्स्टली नॉन टेक्निकल पार्ट देखते हैं, राइट साइड वाला नॉन टेक्निकल पार्ट। तो नॉन टेक्निकल पार्ट जब हम देख रहे हैं, तब नॉन टेक्निकल पार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि 15 मार्क्स के लिए 10 क्वेश्चन है। अब हाउ 15 मार्क्स 10 क्वेश्चन? आपको आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा 15 मार्क्स 10 क्वेश्चन कैसे? तो 5 क्वेश्चंस 1 मार्क के रहेंगे, यानी लेवल 1 क्वेश्चन, यानी इजी क्वेश्चन, यानी आपको आ जाने वाले क्वेश्चन, यानी बैक बेंचर्स को आ जाने वाले क्वेश्चन। जो बैक बेंचर्स डिस्कशन करता ना अबाउट मैचेस एंड अबाउट थिंकिंग्स, उसको आ जाने वाले क्वेश्चन है 1 मार्क क्वेश्चन, यानी 5 मार्क। उसको आराम से नॉन टेक्निकल में विदाउट एनी स्टडी वो जाके डायरेक्टली पेपर के लिए बैठा तो भी उसको आ जाएगा। अब मैं बैंक बेंचर क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ऑफ आई एम बिलोंग दिस कैटेगरी, बैक बेंचर। मैं भी खुद बैक बेंचर था मेरे इसमें, ठीक है। एंड और मुझे ये क्वेश्चंस आ ही गए थे जब मैंने फर्स्ट मेरे इसमें दी थी गेट। मेरे जस्ट फाइनल ईयर हुआ था, 2013 पास आउट हुआ इसमें। सो 2013 में मैंने जब गेट दी थी, तब मुझे ये क्वेश्चंस आराम से आ गए थे विदाउट एनी स्टडी। मैंने स्टडी नहीं की थी तब, क्योंकि हमारे वक्त वैसे था ही नहीं कि हाँ आपको गेट में प्रिपेयर करना है, आपको गेट के लिए अच्छा जाना है। मोटवानी सर क्लासेस ले रहे थे तभी, मोटवानी सर क्लासेस ले रहे थे। तो मोटवानी सर का क्लास मॉर्निंग 5:50 था। मेरे कुछ क्लासेस किए उनके बहुत इंतजाम से जाके, लेकिन जब ठंडी बढ़ गई तो क्लासेस मिस। सो वो तो ईयर ऐसे ही चले गए। तो यानी फिर ऐसी कि भाई कुछ तो भी ये पढ़ो, क्या आपका आर एस अग्रवाल पढ़ो, और कुछ तो भी आपने जो इंजीनियरिंग में पढ़ा है वो पढ़ो, उसके ऊपर गेट दो। तो उसके ऊपर गेट दे दी जस्ट बिफोर क्वालिफाइंग तो नहीं हुआ, लेकिन बिफोर क्वालिफाइंग मार्क्स थे मुझे 22 मार्क्स मुझे 2013 नहीं थे। तो जस्ट बिफोर क्वालिफाइंग मार्क्स थे। तो वो जस्ट बिफोर क्यों थे? बिकॉज ऑफ ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो पार्ट था मेरा, नॉन टेक्निकल पार्ट में यहां पे जैसे मैंने बोला है अभी 15 मार्क्स आपको मिलेगा 10 क्वेश्चन के ऊपर। तो 10 मार्क्स यानी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, तो 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स 100% विदाउट स्टडी आप गए भी तो आपको आ जाएंगे। अब 10 अब बाकी रहे 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गलत भी होते हैं। ओके, आप अगर डायरेक्टली ये करोगे तो आपकी गलत होने के चांसेस रहते हैं। हाँ, और एक गाइस, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 1/3 है, 1/4 नहीं, 1/3 निगेटिव मार्किंग। तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपका यहाँ पे निगेटिव में बहुत ज्यादा जाते हैं। बहुत सारे पीपल्स को निगेटिव मार्किंग में यानी स्कोर मिलता है, यानी निगेटिव में स्कोर मिलता है, यानी क्या -5 -10 ये भी स्कोरिंग रहता है गेट। ओके, तो फॉर द वो तो हम बाद में देखेंगे। तो नॉन टेक्निकल पहला पार्ट था आपका नॉन टेक्निकल। देन नॉन टेक्निकल में अभी क्या क्या पूछते? तो नॉन टेक्निकल में पूछते गाइस, नॉन टेक्निकल में पूछते इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। अब बोलेंगे इंग्लिश, यस इंग्लिश। इंग्लिश में क्या? तो इंग्लिश में फ्रेजेस, नाउ इन डेज चलने वाले जो भी फ्रेजेस है वो अगर आपने कर लिए, वो अगर आपने देख लिए कि नाउ इन डेज में चलने वाले फ्रेजेस जो भी आपके द हिंदू पेपर एंड टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर, ये अगर आप पढ़ते हो घर में टाइम पास लेते हुए, तो आपका इंग्लिश निकल गया। आपके इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आपको, पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके मिल गए। ओके, एंड एप्टीट्यूड गाइज, एप्टीट्यूड तो सभी जगह यूज होता है, बैंकिंग वगैरह वगैरह सभी, लेकिन बैंकिंग का एप्टीट्यूड अलग है एंड गेट का एप्टीट्यूड अलग है। देयर आर 5 क्वेश्चंस ऑफ एप्टीट्यूड, 5 क्वेश्चन है एप्टीट्यूड के। तो ये 5 क्वेश्चन में सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन इज फिक्स, सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन इज फिक्स, एंड सिलोनिज्म क्वेश्चन इज आल्सो फिक्स। तो ये 2 क्वेश्चन तो मैं आपको बता रहा कि ये दो टॉपिक तो आपको करके जाना है, बाकी टॉपिक्स आप देख सकते हैं।
पहले आप 2 टॉपिक करके कर लो, बाकी टॉपिक्स में आपको पता ही चल जाएगा कि अगर आप 2 टॉपिक पहले कर लिए बाद में बाकी टॉपिक्स किए तो भी चलेगा। तो गाइज इस तरह आप नॉन टेक्निकल से एटलीस्ट अब मैंने बोला 5 मार्क इजी है, 5 क्वेश्चन 5 मार्क इजी है, तो 101% 5 मार्क इजी है विदाउट स्टडी। विद स्टडी 15 में से 10 मार्क हम ले ही सकते हैं। ओके, नाउ गाइस लेफ्ट पार्ट के लिए आते हैं टेक्निकल के लिए। व्हाट इज टेक्निकल पार्ट? ओके, सो टेक्निकल पार्ट के लिए जब हम आ रहे हैं गाइस, टेक्निकल पार्ट के लिए जब हम आ रहे हैं, तो टेक्निकल पार्ट में आपका क्या हो रहा कि टेक्निकल पार्ट में टेक्निकल पार्ट के लिए जब हम आ रहे, तो टेक्निकल में गाइस मैथमेटिक्स भी आ रहा, ये मैथमेटिक्स भी आ रहा, स्ट्रक्चर आ रहा एंड नॉन स्ट्रक्चर आ रहा। अब मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स, स्ट्रक्चर एंड नॉन स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चरल, नॉन स्ट्रक्चरल एंड मैथमेटिक्स। सो गाइस M1 M2 M3 कपल्ड, जो भी आपने M1 सीखा है, M2 सीखा है, M3 सीखा है, उसके पूरे बेसिक्स। और बहुत बेकार क्वेश्चन पेपर नहीं रहता है, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर रहता है, बहुत इजीली आप टैकल कर सकते हो। इजीली आप टैकल कर सकते हैं यानी क्या कि आप मैथमेटिक्स इजी रहता यानी क्या कि जो भी आपने कन्वेंशनल छुड़ाया है पेपर अभी तक, जो भी कन्वेंशनल छुड़ाया पेपर, वही पेपर आपको रहता है, यानी कुछ अलग नहीं रहता है, उसी टाइप के क्वेश्चंस रहता है। ओके, तो आप विदाउट स्टडी भी मैथमेटिक्स के 3 क्वेश्चंस को आराम से छुड़ा ही सकते हैं, न्यूमेरिकल मेथड, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड किसी का अगर मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा है तो वो तो पूरे क्वेश्चन छुड़ा सकता है। तो इस बार 13 मार्क्स के लिए, नहीं तो हर बार ये 10 मार्क के लिए नियर अबाउटली रहता है मैथमेटिक्स, इस बार 13 मार्क्स के लिए। इस बार मैथमेटिक्स 13 मार्क्स के लिए है, इसलिए मुझे ऐसी लगता है कि नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स में थोड़ा कटौती होंगी, क्योंकि इस बार आईआईटी बॉम्बे गेट ले रहा है, आईआईटी बॉम्बे आपका एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। तो आईआईटी बॉम्बे जब भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है अभी तक कि वो मेन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट और नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट में मेन जो सब्जेक्ट्स है अपने, उस पर ज्यादा फोकस करते थे। तो ये एक्चुअली पेपर पैटर्न है। पेपर पैटर्न मैंने आपको पूरा बता दिया है। टेक्निकल जो भी है, टेक्निकल में कितने है कि 55 क्वेश्चंस है, 55 क्वेश्चंस फॉर 85 मार्क्स, 85 मार्क्स के लिए 55 क्वेश्चंस। तो 85 मार्क्स के लिए 55 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए, उसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको आ जाएंगे विदाउट स्टडी। ओके, एंड 30 क्वेश्चंस 2 मार्क्स। इट्स डिफिकल्ट, इट्स टोटली डिफिकल्ट। ओके, तो ये डिफिकल्ट रहेंगे। हाँ, इसमें भी 2 मार्क का क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है, अगर आपका कोई एक आधी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, जैसे कि आपका स्ट्रक्चर में आपका सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत अच्छा है, तो आपको आ जाएगा। ओके, सो गाइस, मैं फ्री फ्रैंकली आपसे बात कर रहा हूं कि आपको ये जो पैटर्न है, इसमें नॉन स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड टेक्निकल, इसमें पढ़ना क्या है और इसमें छोड़ना क्या है। सबसे पहली बात, इसमें पढ़ना क्या है और इसमें छोड़ना क्या है, और आपके पास अभी आपका गेट की एग्जाम कब है, ये सबसे पहले हम देखने वाले हैं। यानी क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और किस तरह हम टैकल कर सकते हैं। मेरे पास टाइम अभी कितना बाकी है थर्ड ईयर पीपल्स के लिए और फोर्थ ईयर पीपल के लिए, क्योंकि थर्ड ईयर पीपल्स भी एग्जाम दे सकते हैं एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स भी एग्जाम्स दे सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी तक लास्ट ईयर तक, सिंस 2013 टू 2020, सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर वाले ही एग्जाम दे सकते थे, बट उन्होंने फिर से पुराना पैटर्न ला लिया, यानी 2012 तक ये पैटर्न था कि आप 2000 यानी 12 तक थर्ड ईयर वाले भी एग्जाम दे सकते थे और फोर्थ ईयर वाले भी एग्जाम दे सकते थे। तो अभी थर्ड ईयर वाले दे सकते हैं, लेकिन थर्ड ईयर का तो पूरा सिलेबस हुआ नहीं है। व्हाई? बिकॉज ऑफ उनको फाइनल ईयर का तो कुछ पता नहीं है। सो वो एग्जाम दे के गाइज, एक्चुअली जो भी सिलेबस रहता है, मैक्सिमम सिलेबस इट इज आर्ट्स इन थर्ड ईयर, यानी थर्ड ईयर तक ही सिलेबस मैक्सिममली रहता है। ओके, थर्ड ईयर तक ही मैक्सिमम सिलेबस आपका रहता है। ओके, तो आप यानी ये समझ सकते हैं कि थर्ड ईयर तक ही मैक्सिमम सिलेबस रहता है, यानी मैक्सिमम आपको जो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेंगे गेट में, तो वो थर्ड ईयर तक की ही रहेंगे। फाइनल ईयर में जो भी सब्जेक्ट रहेंगे दैट इज फॉर एडवांस गेट में ज्यादा नहीं पूछते। ओके, तो अभी अपन इसके बाद का देखते हैं। ये हो गया पूरा का पूरा टॉपिक्स, यानी कि किस तरह गेट एग्जाम है और किस तरह आने वाला है आपको 100 मार्क का पेपर, नॉन टेक्निकल
10 क्वेश्चन 15 मार्क के लिए, टेक्निकल 55 क्वेश्चंस 85 मार्क्स के लिए। ऐसे दो सेक्शंस रहेंगे एक्चुअली, नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल सेक्शंस। तो ये सेक्शन के हिसाब से मैंने डिवाइड किया। एंड मैथमेटिक्स स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल ऐसी कोई सेक्शन नहीं रहेगा, ये आपको खुद से पहचानना पड़ेगा, यानी मिक्सअप रहेगा, ये टोटली मिक्सअप है गाइस। ओके, और इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड अगेन मिक्सअप। ओके, सो ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं। सो अभी टेक्निकल, यानी नॉन टेक्निकल तो मैंने अभी आपको बता दिया कि इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। अब टेक्निकल को थोड़ा ब्रीफली देखते कि, यानी थोड़ा ब्रीफली, पूरा एक्सप्लेन नहीं, थोड़ा ब्रीफली देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ओके, और क्या क्या आपको पूछ सकते हैं। ओके, सो जब हम टेक्निकल के लिए जा रहे हैं, टेक्निकल के लिए जा रहा है, तो टेक्निकल में गाइस मैंने अभी बताया आपको 25 क्वेश्चंस आपके कितने मार्क्स के लिए? 25 क्वेश्चंस गाइस, 25 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए आपके 25 क्वेश्चंस एंड 30 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स। सो 30 into 2 60 गाइस, प्लस 25 इट इज 85। तो ये 85 मार्क्स के आपके टोटल टेक्निकल क्वेश्चंस है, टोटल टेक्निकल क्वेश्चंस। अब टेक्निकल क्वेश्चंस में क्या आ रहा? मैथ्स आ रहा। टेक्निकल क्वेश्चंस में क्या आ रहा? आपका मैथ्स आ रहा। देन आपका क्या आ रहा? स्ट्रक्चरल आ रहा है, और देन आपका नॉन स्ट्रक्चरल आ रहा है। ये मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया। सो गाइज ये अभी 13 मार्क्स के लिए मैथमेटिक्स, अभी 13 मार्क्स के लिए। मैथमेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है, वो सिलेबस मैं सामने बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। सिलेबस मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सिलेबस क्या है, मैं आपको पूरा पूरा सिलेबस दिखाऊंगा कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। मेन चीज यही है यहाँ पे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, उसके ऊपर अपन आएंगे थोड़ी देर में। तो गाइज स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स मेरे हिसाब से नियर अबाउटली 35 मार्क्स के लिए पूछते हैं, 35 मार्क्स के लिए पूछते हैं। ओके, तो 35 मार्क्स के लिए पूछते हैं। तो वहां पे देखो सॉम यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका 10 मार्क्स के लिए आता है। सो गाइस व्हाई इट्स कपल? बिकॉज ऑफ के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपके पास पेन और पेंसिल है तो आप लिखना अभी चालू कर दो कि यहाँ पे कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मैं सामने भी आपको बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मे भी कुछ टॉपिक छूट सकते हैं, तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कपल्ड क्यों है? कपल्ड इसलिए है क्योंकि उन दोनों का मिक्सअप क्वेश्चंस रहता है। अब मिक्सअप क्वेश्चंस किस तरह रहते हैं? दैट अगेन मिक्सअप विद स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 2 3। नाउ इन योर सिलेबस इट इज 1 and 2 ओनली। सो 1 and 2 है, तो 1 and 2 प्लस सॉम एंड ईएम, ये मिक्सअप क्वेश्चन रहता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे फिक्स क्वेश्चन रहता आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस मींस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पे फिक्स क्वेश्चन रहता है, बट इट इज वेरी वास्ट एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो वो सामने भी अपन देखेंगे कि उसमें कौन सा टाइप्स है और क्या है, लेकिन फिक्स क्वेश्चंस रहते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप सबसे पहले कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस, डिफ्लेक्शन, टॉर्शन। ओके गाइस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस दोनों आगे उसमें, फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस, देन आपका टॉर्शन, डिफ्लेक्शन। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां पे फिक्स क्वेश्चन आता है। टॉर्शन इट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉर्शन के क्वेश्चंस दो में से एक सेट में पूछेगा ही पूछेगा। अब दो में से एक सेट सामने आएंगे उसके ऊपर अपन, कि दो सेट्स रहता है एक्चुअली, दो यानी मॉर्निंग सेशन एंड इवनिंग सेशन रहता है। तो मॉर्निंग सेशन रहता है और इवनिंग सेशन रहता है, इसलिए दो सेट्स रहते हैं, दो पेपर अलग अलग रहते हैं। ओके, उसके नॉर्मलाइज मार्क्स निकाले जाते हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स निकालने के बाद ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी डिसाइड की जाती है। अब हम जाते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऊपर। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फिक्स क्वेश्चंस रहते हैं आपके डायनामिक्स के ऊपर। जो भी आपने रेक्टिलिनियर कर्वीलिनियर मोशन सीखा है, दैट इज फिक्स क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। तो 2 मार्क्स वहां पे कंफर्म, 2 मार्क्स प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पे कंफर्म, बेंडिंग स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कपल्ड विद द बेंडिंग स्ट्रेसेस। ओके, तो दैट कंफर्म। तो आपके 4 मार्क यहाँ पे मैं कंफर्म ही बता रहा हूँ कि ये कंफर्म है। बाकी तो पूरा सिलेबस है ही, पूरा सिलेबस तो आपको करना ही है अगर आपको पढ़ना है।
कैसे करना है, क्या करना है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा ही सभी। देन स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस 4 मार्क टू 10 मार्क्स। कभी कभी गाइस सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क के लिए पूछा गया है और कभी कभी 10 मार्क के लिए पूछा गया। यही आईआईटी बॉम्बे ने 10 मार्क्स के लिए हमारे वक्त पूछा था, 10 मार्क्स के लिए पूछा था स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो गाइस रिड्यूस कहां से हुए थे फिर questions are reduced from strength of material and engineering mechanics, but the couple engineering mechanics, strength of material and that's our ऐसे यानी स्ट्रक्चरल एनालिसिस कपल्ड हो गया था, इसके साथ कपल्ड हो गया था, यानी ये तीनों का कपल्ड था, तो 10 मार्क के लिए पूछा गया था, टोटली 10 मार्क के लिए। लेकिन जनरली इट इज फॉर ओनली 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के लिए। आरसीसी 6 to 10 मार्क्स। सामने इसके भी जो भी मेन टॉपिक्स है अपन देखेंगे कि कौन से मेन टॉपिक्स है। स्टील बहुत कम पूछते गए, बहुत यानी बहुत कम पूछते, और पूछते भी क्या, कनेक्शंस। कनेक्शंस 101% क्वेश्चन आस्क्ड। ओके, स्टील कनेक्शंस। कनेक्शंस कौन से कनेक्शंस, कॉलम जॉइंट यानी कॉलम बीम मेंबर कनेक्शंस, कॉलम रूफ मेंबर कनेक्शंस, ओके, प्रोसेस कनेक्शंस। तो ये कनेक्शंस के ऊपर, और कनेक्शंस कौन से रहते हैं, कंप्रेशन, टेंशन, एसेंट्रिक। ओके, तो एसेंट्रिक कनेक्शन इज आस्क्ड 101% eccentric connections and their efficiencies is asked. Okay, then CPM part. Why मैं सिर्फ और सिर्फ CPM part लिख रहा हूँ? टोटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मुझे लिखना था, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ CPM part लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 मार्क कंफर्म है गाइस, 2 marks are confirm and 2 mark coupled with the activity and their टोटल टाइम। वहां पे वो ग्राफ पे तो 2 मार्क्स कंफर्म है, यानी CPM part पे आप अगर बोलोगे तो 4 मार्क्स कंफर्म है। ओके, यहाँ पे 2 मार्क्स टू 4 मार्क्स, यहाँ पे मैंने 4 मार्क्स लिखा है, लेकिन इट इज ओनली 2 मार्क्स टू 4 मार्क्स है, यहाँ पे 2 मार्क्स टू 4 मार्क्स रहेगा। देन कॉन्क्रीट इट इज फॉर 1 मार्क्स। अगर आप मिनिमम की कैलकुलेशंस करोगे तो 35 मार्क्स होते हैं, 35 मार्क्स होते हैं। तो क्या सभी का क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे कि क्या सभी के सभी आपको करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो सब्जेक्ट आपको बहुत बेकार लग रहा है, जो सब्जेक्ट आपको हेडेक दे रहा है, जो सब्जेक्ट आपको नहीं जम रहा है, या फिर जो सब्जेक्ट पे का जो टॉपिक आपको नहीं जम रहा है, स्कीप दैट टॉपिक, स्कीप दैट टॉपिक। अगर वो आपके दोस्त के लिए बहुत इजी टॉपिक है और लेकिन आपके लिए टफ टॉपिक है, देन स्कीप दैट टॉपिक। ओके, सामने अपन जाएंगे उसके ऊपर भी कि क्या किस तरह करना है। ओके, देन नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स। नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स गाइस, नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स में आपका 37 का वेटेज रहेगा मेरे हिसाब से। अब ये 35 एंड 37 ये कम ज्यादा हो सकता है, मैं ये बता रहा, आई एम टेकिंग दिस अप्रोक्सीमेटली 35 एंड 37 कम ज्यादा, यानी ज्यादा ज्यादा 2 मार्क्स कम ज्यादा हो सकता है। 2 मार्क्स यहाँ पे बढ़ सकते, 2 मार्क्स यहाँ पे कम हो सकते, ये ज्यादा ज्यादा चांसेस है। यहाँ पे बढ़ नहीं सकता, यहाँ पे कम ही हो सकता है, और यहाँ पे बढ़ सकता है। ओके, तो गाइस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1-2 नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स, यानी स्ट्रक्चर नहीं है वहां पे, नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स रहेंगे। That is it is dependable upon the applied mechanics department वाले ये सब पूरे सब्जेक्ट, और that is civil engineering department वाले सब्जेक्ट। अप्लाइड मैकेनिक्स में यानी पूरा स्ट्रक्चरल के लिए पूरा जाने वाले, यानी अप्लाइड मैकेनिक्स में पूरे आने वाले सब्जेक्ट्स है, और ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए आने वाले सब्जेक्ट्स। आप बोलोगे अभी सिविल इंजीनियरिंग अप्लाइड मैकेनिक्स, डोंट फॉरगेट दिस थिंग, स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स एंड नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स एंड नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स। तो ये जीटी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 and 2। अब गाइस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज अ ह्यूज सिलेबस। आप बोलोगे सर इतना तो बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क। गाइस ये सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा वेटेज अगर नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स में किसी सब्जेक्ट का है तो दैट इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, यही सब्जेक्ट्स का है। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये सामने की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो GT2 आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है, एक्चुअली GT1 थोड़ा कम पढ़ना है, लेकिन GT1 में भी इंपॉर्टेंस है। अगर GT1 नहीं आएगा, अगर बेसिक आपका नहीं होगा, बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा, तो आपका सामने यानी GT2 में बहुत सारे प्रॉब्लम जाएंगे। तो बेसिक इट इज इंपॉर्टेंट, बेसिक इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इट इज EE environmental engineering 1, 2 and air pollution it is asked only for 1 marks. Okay, environmental engineering 1 and 2 this is for 9 marks. Okay, तो ये 9 मार्क्स के लिए है, 9 मार्क्स के लिए है, 9 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाने वाला है।
तो आप बोलोगे सर 9 मार्क्स के लिए अभी ये 1 और 2 कैसे पूछेंगे, 1 और 2 कैसे पूछेंगे? तो गाइस कपल्ड रहेंगे क्वेश्चन, क्योंकि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वाटर देयर इज फिक्स क्वेश्चन एंड क्वालिटी ऑफ सीवेज देयर इज आल्सो अ फिक्स क्वेश्चन। तो ये 2 टॉपिक्स तो आपके फिक्स है एंड एक्टिविटीज प्लस प्रोसेस देयर इज आल्सो अ फिक्स क्वेश्चन। कहाँ पे? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पे। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 1 एंड 2, आप बोलोगे अभी 7 सेम में आप हो, सर ट्रांसपोर्टेशन 1 ही पढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन 2 तो अभी पढ़ा ही नहीं। सो ट्रांसपोर्टेशन 2 8 सेम में, ट्रांसपोर्टेशन 1 यानी जो भी आपने पूरा पूरा ट्रांसपोर्टेशन 1 हाईवे के लिए पढ़ा है, हाईवे इंजीनियरिंग, तो वो पूरा हाईवे इंजीनियरिंग है। ट्रांसपोर्टेशन 2 इट इज फॉर रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग एंड टनल इंजीनियरिंग, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेलवे एंड हाईवे है, रेलवे एंड हाईवे है। तो रेलवे एंड हाईवे का बहुत कम सिलेबस है, ये मैं सामने कवर करने वाला हूं। अब नेक्स्ट आते एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स 1 एंड 2 गाइस इट इज आल्सो अ ह्यूज सिलेबस। अब जब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात आती और आईआईटी बॉम्बे की बात आती, तो इट इज फॉर 10 मार्क्स और 4 मार्क्स, ये दोनों के लिए भी पूछ सकते हैं। ओके क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स वहां पे दोनों के लिए पूछा है, दोनों इसमें पूछ सकते हैं। 4 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं, कम से कम भी पूछ सकते हैं, और 4 मार्क के लिए पूछा तो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स 2 पूछेगा, ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो एंड डायमेंशनल एनालिसिस, यही सिर्फ और सिर्फ टॉपिक रहेंगे। लेकिन अगर 10 मार्क के लिए पूछा तो FM1 भी रहेगा। तो आप अभी तो ये जान ही गए होंगे कि पहले FM2 करना है देन FM1 करना है। ओके यानी फ्लूइड मैकेनिक्स 1 आपको कब करना है? जब आपका FM2 हो जाए, उसके बाद आपको FM1 करना है। ओके FM1 करना है, क्योंकि FM2 कंफर्म है, FM2 के क्वेश्चंस कंफर्म रहेंगे, FM1 के क्वेश्चंस मे बी मे नॉट बी, व्हाई? बिकॉज ऑफ आईआईटी बॉम्बे। ओके नेक्स्ट सर्वे। तो सर्वे में जब अपन जाते हैं तो सर्विंग टॉपिक जब हम जा रहे हैं तब सर्वे 1 एंड सर्वे 2। अब सर्वे 1 एंड सर्वे 2, सो गाइस सर्वे 1 और सर्वे 2 ये 4 से 6 मार्क के लिए ही पूछते हैं, इसका थोड़ा कम टॉपिक रहता है। और आईआईटी बॉम्बे का ऐसी है कि ये मेन जो सब्जेक्ट्स है, जैसे नॉन स्ट्रक्चरल में मेन सब्जेक्ट्स आपसे कौन से है? नॉन स्ट्रक्चरल में दीज आर द 3 मेन सब्जेक्ट्स। विच 3 मेन सब्जेक्ट्स? एफएम भी मेन सब्जेक्ट है, बट अभी अगर आप इसके लिए देखते तो ये आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स है। कौन से? 1 मिनट गाइस, दीज आर द 3 मेन, ये मेन 3 सब्जेक्ट्स आपके हैं। ओके ये आपको सबसे पहले करना है, इधर मत जाओ आप, इधर आप पहले मत जाओ। ओके इधर आप पहले मत करो, आप क्या करो, पहले नॉन स्ट्रक्चरल के लिए जाओ। जब भी आप स्टडी करोगे सबसे पहले नॉन स्ट्रक्चरल से स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसेप्ट बिल्ड होना, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसेप्ट बिल्ड लगेगा आपको, और आपका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है सपोज, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे यानी आप गलत करोगे, और गलत करोगे यानी निगेटिव मार्किंग में जाओगे, और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे बहुत गंदी है, बहुत बेकार है। क्यों बेकार है? वाई? बिकॉज ऑफ 1/3 गाइस, 1/3 निगेटिव मार्किंग। मैक्सिमम पीपल्स कैन स्कोर इन नेगेटिव में ह्यूज स्कोर किया है मैक्सिमम पीपल्स, लेकिन अपने को नेगेटिव में स्कोर नहीं करना है, हम इजीली पॉजिटिव में स्कोर कर सकते हैं, और उसका स्ट्रेटेजी टोटली मैं आपको बताने वाला हूँ सामने। अभी पहले अपन सिलेबस के बारे में पूरा जान लेते हैं, लास्ट पे है। तो सर्वे बहुत कम है, एज अभी आईआईटी बॉम्बे अगर कंडक्ट कर रही है, इसीलिए सर्वे आपका कम पूछेंगे, यानी 4 मार्क्स टू 6 मार्क्स। तो 4 मार्क्स टू 6 मार्क्स में कहां पे पूछेंगे? लेवलिंग इज द फिक्स टॉपिक, फिक्स क्वेश्चन लेवलिंग। एंड नेक्स्ट our fixed question it is curve is the fixed question। लेवलिंग फिक्स क्वेश्चन यानी रेसिप्रोकल लेवलिंग। गाइस रेसिप्रोकल लेवलिंग के आपने क्वेश्चंस किए होंगे मे बी, कि आप जब एक जहाज पे है और आपको लाइट हाउस कितने दूर है, ये वाला क्वेश्चन नियर अबाउटली फिक्स क्वेश्चन रहता है सर्वे में लाइट हाउस का, कि लाइट हाउस कितना दूर है, उसका एंगल कितना है, उसका अल्टीट्यूड कितना है, उसका लैटिट्यूड कितना है, ये सब कुछ आपको पूछा जाता है, उसका डिस्टेंस पूछा जाता है, उसका एंगल पूछा जाता है। तो इट इज द पार्ट ऑफ लेवलिंग।
रेसिप्रोकल लेवलिंग, ओके। तो और करेक्शंस, अगेन करेक्शंस के ऊपर भी यानी जो भी अपनी करेक्शंस है, कंबाइन करेक्शंस, रिफ्रैक्शंस करेक्शंस, ओके। तो ये करेक्शंस के ऊपर भी यहाँ पे 101% लेवलिंग के पार्ट है, वहां पे क्वेश्चंस रहते हैं। एंड नेक्स्ट सर्वे 2। सो व्हाट इज सर्वे 2? सर्वे 2 में आप फोटोग्राफिकल इस पे 101% क्वेश्चंस रहते हैं। फोटोग्राफी अगर आपने सर्वे 2 में अभी पढ़ा होगा, फोटोग्राफी कि कितने हाइट से फोटो निकाला है, कितने हाइट से फोटो निकाल के सर्वे किया है अपन ने, लैंड सर्वे किया है, और वहां पे फोटो कैसे मर्ज हुआ है, कितने सारे फोटोज एक साथ बिल्ट हुए हैं। तो ये सब सर्वे 2 में आता है। सर्वे 2 में आपको 101% पूछा जाता है। एंड अगेन ज्योमेट्रिक सर्विंग में आपको ये भी पूछा जाता है कि लोकल टाइमिंग क्या है और ग्लोबल टाइमिंग क्या है। लोकल टाइमिंग एंड ग्लोबल टाइमिंग ये भी वाला क्वेश्चन रहता है। तो सर्वे 2 अभी रिसेंटली ही ऐड हुआ है। देयर इज 3 years ओनली, यानी 2018 से ही स्टार्ट हुआ है। 2018, 19 एंड 20 में ही रहा है, तो ज्यादा उसको ये नहीं हुआ है। लेकिन सर्वे 2 में 2 क्वेश्चन तो फिक्स रहेंगे ही रहेंगे आपके। रहेगा इसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा सर्वे 2 में 1 मार्क का क्वेश्चन आपके, जो प्लेन वाला जो है यानी फोटोग्राफी के ऊपर रहेगा। फोटोग्राफी के ऊपर आपका फिक्स क्वेश्चन रहेगा। एंड आपका लोकल टाइमिंग एंड ग्लोबल टाइमिंग के ऊपर फिक्स क्वेश्चन आएगा कि लोकल टाइमिंग एंड ग्लोबल टाइमिंग में क्या फर्क आएगा, किस तरह आएगा, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन कपल्ड क्यों? यस गाइस, इज कपल ही है ये, ओके। हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन कपल्ड क्यों है? क्योंकि उसके साथ ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ओके। हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोग्राफ इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाइड्रोग्राफ कर लो, 2 मार्क लेके जाओ, 2 मार्क लेके जाओ, 101% फिक्स क्वेश्चन। इरिगेशन का आप आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कर लो, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, अगेन 1 to 2 मार्क्स लेके जाओ, यानी इट इज नियर अबाउटली 3 मार्क्स टू 8 मार्क्स, 3 मार्क्स से 8 मार्क्स के लिए पूछे जाता है। तो 3 मार्क्स के लिए तो मैंने आपको कंफर्म टॉपिक ही बता दिया अभी, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी कि कौन से कंफर्म टॉपिक्स है। तो अभी गाइस ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रीफली देखा, ओके। मैं डिटेल्स में आपको बहुत अच्छे से बता सकता है कि सिलेबस क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, या फिर मैं आप कहाँ से भी देख सकते हैं, आप इससे भी देख सकते हैं, कोई भी नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं शेयर भी कर दूंगा। मेरे पास है पूरा का पूरा सिलेबस, क्या सिलेबस है और किस तरह सिलेबस है, पूरा सिलेबस। लेकिन पूरे सिलेबस में क्या करना है, क्या छोड़ना है, और किस तरह आपको टैकल करना है, ये मैंने अभी आपको ये टॉपिक से बता दिया। अब हम देखते हैं कि हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर, बिकॉज अब आपके पास कितना टाइमिंग है, आपके पास कितना टाइमिंग है और कितना आपके पास टाइमिंग है, और आप किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। ओके गाइस, 1 मिनट। सो एग्जाम डेट्स एंड गेट 2021 एग्जाम डेट्स। तो एग्जाम गेट डेट्स क्या है 2021 के? सबसे पहले आपको मे भी पता होगा, नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जाम डेट से ही हम निकालेंगे कि आपके पास अभी कितना टाइम है। एग्जाम डेट से ही हम निकालेंगे कि आपके पास कितना टाइम है। तो गाइस एग्जाम जो भी है वो 2021 में फ्राइडे 5th, सैटरडे 6th एंड 1 मिनट गाइस, हाँ ओके, फ्राइडे 5th, सैटरडे 6th, संडे 7th, अगेन फ्राइडे सैटरडे संडे, फेब्रुआरी। तो मैक्सिममली जब भी आईआईटी बॉम्बे ऑर्गेनाइज करती है तो सिविल का पेपर पहले दिन रहता है, यानी इट्स चांस फ्राइडे सैटरडे और संडे। तो आप बोल सकते हैं कि पहले सेशन में रहेगा, यानी पहला सेशन जो आपका है वो पहला सेशन कौन सा है आपका? फ्राइडे सैटरडे संडे का। देन नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे, तो पहले ही सेशन में आपका रह सकता। तो मैं कंसिडरेशन करता, इस तरह मैं कंसिडरेशन करता कि अपने पास अभी टाइमिंग कितना बचा है, अपने पास अभी टाइमिंग बचा है गाइस, अपने पास अभी टाइमिंग बचा है ओनली एंड ओनली 1 मिनट, दिस फ्राइडे तक का टाइमिंग अपने पास है। तो कैलकुलेट करो गाइस कितना टाइमिंग अपने पास बचा है फिर आज से, 25 सितंबर से आपके पास टाइमिंग कितना बचा है, कैलकुलेट करो। टाइमिंग इन डेज एंड आवर्स,
टाइमिंग इन डेज एंड आवर्स। ओके, टाइमिंग इन डेज एंड आवर्स गाइस, कितना टाइमिंग आपके पास बचा है? चार्ट में कोई बता सकता होगा तो बताओ प्लीज। ओके, मैं ही बता देता कि कितना टाइमिंग बचा है आपके पास। आपके पास कितना टाइमिंग बचा है मैं ही बता देता। अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली यानी रफली, ओके, 125 डेज, 125 डेज। ओ ओ ओ ओ ओ 1 मिनट, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। 4 months 10 days। ओके, 4 months 10 days। ओके ओके ओके। सो देखिए अप्रोक्सीमेटली आपके पास, हाँ 4 months है आपके पास एंड 10 days, तो नियर अबाउटली आपके पास 10 days भी आप बोलोगे तो भी मैं वो 10 days नहीं पकड़ता, नहीं पकड़ता मैं सिर्फ और सिर्फ यही पकड़ता कि 4 months आपके पास बाकी है, क्योंकि आपको प्रिपरेशन किस तरह करना है, क्या करना है, उसकी तैयारी किस तरह करना है, और लास्ट के जो भी 5 days रहेंगे वो 5 days आपको नहीं पकड़ना पड़ता, क्योंकि वहां पे पढ़ना बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी आएंगे हम ठीक है, आपको किस तरह पढ़ना है करके। सो 125 days आर रिमेनिंग अप्रोक्सीमेटली गाइस, 125 days। अब 125 days में, 125 days में आप कितने घंटे अभी पढ़ रहे हैं, सपोज कितने घंटे अभी पढ़ रहे हैं आप? तो एक जनरल एंड एक नॉर्मल, एक बैक बेंचर 4 घंटे दे ही सकता है। आप हंस रहे होंगे मे बी कि 4 hours डेली के कैसे दे सकता है? जब हमारे वक्त था तो हमारे वक्त कॉलेज मॉर्निंग 11 to 5 PM ऐसे ही रहता था, और बाकी के भी एक्टिविटीज रहते थे तो उसमें टाइम नहीं मिलता था। लेकिन ये जो पेंडेमिक इफेक्ट अभी आपके वक्त आया है, दैट पेंडेमिक इफेक्ट आपके लिए फायदे यानी बहुत फायदे लेके आया। आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, फायदे लेके आया? क्योंकि फायदे लेके आया है, अगर ऐसी अगर बोल रहे हैं यानी लोग बीमार हो रहे हैं, ये फायदा है? नहीं गाइस, वो तो बहुत क्रिटिकल है। बीमारी दिख रही है एंड बहुत लोग यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइव करने के लिए बहुत क्रिटिकल जा रहे हैं। बट लेकिन आपका अभी कॉलेज ऑनलाइन है, आपका अभी कॉलेज ऑनलाइन है। ड्यू टू ऑनलाइन कॉलेज आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं, आप थकोगे नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको आपके स्क्रीन के सामने बैठना है, स्क्रीन के सामने बैठ के आप आपके कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं एंड आपका टाइम सेव हो रहा है एंड आपको एक डायरेक्शंस भी, आपको एक आपका टाइम सेव हो रहा है और आप फिजिकली भी फिट रह रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ आप कहीं नहीं जा रहे, घर पे ही हो। जब हमारे वक्त ऐसे ही रहता था अगर, तो हम थकते नहीं थे फिजिकली, हम टायर्ड नहीं रहते थे, यानी फिजिकली हम और मेंटली भी हम स्टेबल रहते थे अगर हमारे वक्त ये आता था। आई विश कि हमारे वक्त आता था तो। लेकिन मैं इसके हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ कि बीमारी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत बेकार कंडीशन है इसलिए मैं उसके हिसाब से नहीं, मैं इसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि हमारे वक्त भी अगर ऑनलाइन कॉलेज रहता था तो हमको बहुत टाइम मिलता था प्रिपेयर करने के लिए, और किसी ने हमको इस तरह बताया रहता था कि इस तरह प्रिपेयर करना है और इस तरह आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक सो हमने तभी प्रिपेयर करके कुछ ना कुछ अलग कॉलेजेस में एडमिशन ले ली रहे। सो गाइस अभी आपके पास 125 डेज अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेटली 125 डेज आपके पास। सो 125 डेज में अगर मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूं तो कितने आवर्स है, कितने आवर्स है, कितने आवर्स है? how much hours? 125 into 4 hours डेली के अगर आप करते तो 500 आवर्स। ओके, आधी थी, ओके 500 आवर्स, 500 आवर्स है आपके पास अभी, 500 आवर्स है। सो 500 आवर्स में से आप हर दिन नया टॉपिक पढ़ने वाले हो क्या? आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने को, किस तरह पढ़ने की रहने को? आपकी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह पढ़ने की रहने को ना कि आप 2/3 टाइमिंग ऑफ रिवीजन एंड 1/3 टाइमिंग ऑफ न्यू टॉपिक। गाइज नोट दैट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा गलतियां मैंने मेरे लाइफ में जो की है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके? और जो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ और बाकी लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो बाकी लोगों को बहुत अच्छा सक्सेस भी मिल रहा है।
और बाकी लोग जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं दैट आर VNIT, NIT सिलचर, NIT अगरतला, ओके, NIT भोपाल, यहाँ पे है, यहाँ पे अभी है, रिसेंटली है। क्यों? यही फॉर्मूले से, कोई अलग फॉर्मूला नहीं। वो भी फाइनल ईयर में प्रिपरेशन उन्होंने चालू किया। हाँ, उन्होंने थोड़ा जून जुलाई से स्टार्ट किया, तो थोड़ा उनको ज्यादा आवर्स मिले, आपके पास थोड़े कम आवर्स है, लेकिन उसके लिए भी फुल स्ट्रेटेजी मेरे पास, फुल स्ट्रेटेजी कि किस तरह अभी आप अभी से ही आपने यानी ये मंथ आप प्रिपेयर कर लोगे, आप आपका टाइम टेबल बना लो कि किस तरह रहेगा, क्या रहेगा ये मंथ, यानी ये मंथ के जो भी डेज अभी बाकी है उसमें टाइम टेबल बना लो कि किस तरह रहेगा, किस तरह अपन प्रिपेयर करेंगे अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से, या फिर नेक्स्ट डे टू से यानी कल से किस तरह रहेगा, ये आप टाइम टेबल बना लो। और 1-2 दिन तो वैसे जाने वाले हैं आपके पूरे वेस्ट, कोई भी पढ़ाई नहीं होने वाली है, वैसे आपके 10 दिन वेस्टेज रहते हैं, तो वो वेस्टेज छोड़ के मैंने 125 डेज पकड़े, वेस्टेज छोड़ के गए, तो इसीलिए 125 डेज आर अप्रोक्सीमेटली मैंने बोला है दैट इफेक्टिवली 125 डेज, एंड उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे, और 4 घंटे सुबह और शाम, 4 घंटे सुबह और शाम, यानी 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम नहीं, नो, मॉर्निंग 2 आवर्स, इवनिंग 2 आवर्स, इफिशिएंटली हो जाएंगी स्टडी, कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, ओके, शाम को नहीं मिलता है, रात को करो, सुबह अच्छा नहीं लगता है, पूरा रात को ही करो, आपके ऊपर है। आपका माइंडसेट जब अच्छा रहता है, जब आपको क्लाम कंडीशन मिलती है सब जगह, तब आप पढ़ो गाइस, क्लाम कंडीशन यानी शांत कंडीशन जब आपको मिलती है तभी आप पढ़ो। कैसी पढ़ना है? 1/3 टाइम एंड 2/3 टाइम, 1/3 टाइम एंड 2/3 टाइम। अब 1/3 टाइम एंड 2/3 टाइम अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट 300 आवर्स आप इन द 500 आवर्स आपके पास जो भी अवेलेबल है, उसमें से 300 आवर्स आप क्या करोगे? रिवीजन करो, आपकी रिवीजन रहने को। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन गेट। रिवीजन यानी क्या? फॉर्मूला रिवीजन। आप छुड़ा के देख रहे पेपर्स, पुराने पेपर्स पूरे छुड़ा के देख रहे, आपके जो भी टॉपिक्स अभी हुए, सपोज गाइस मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने आज जीटी चालू किया, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, आपको अगर बहुत अच्छा लग रहा है सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आपने स्टार्ट किया, और स्टार्ट ऐसे किया कि जो टॉपिक्स मैंने बताया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी सामने मैं बताने वाला हूं, जो टॉपिक्स है, तो वो टॉपिक्स आपने कर ली पहले, वो टॉपिक्स आपने कर लिए पहले, और आपने पूरा जीटी कर लिया, आपको लगे 10 दिन लगे, और एक दिन में आपने अगर एक चैप्टर अगर पूरा कर लिया, या फिर एक टॉपिक आपने पूरा कर लिया, तो कल मैं 4 घंटे में से 3 घंटे रिवीजन के लिए दूंगा, या फिर 2.5 घंटे रिवीजन के लिए दूंगा, और 1.5 घंटा मैं न्यू टॉपिक पढ़ने के लिए। गाइस रिमेंबर दैट थिंग कि अगर आपने आज पढ़ा है, तो आप क्या करो कि जो आपने आज पढ़ा है, जब आप कल पढ़ने के लिए जाओगे, तब वो कल आप 2.5 घंटे उसके क्वेश्चंस रिवीजन के लिए दोगे, 2.5 घंटे, एंड 1.5 घंटे आप नया टॉपिक पढ़ो। अब ऐसे अगर 7 डेज चलते गया, तो 7 डेज चलने के बाद आप बोलोगे कि सर 7 डेज तो पहले क्या टॉपिक नहीं, आप क्या करोगे फिर? जो अभी 7 डेज चलेंगे ऐसे, तो नेक्स्ट अभी दूसरा दिन हो गया, दूसरे दिन में आपने जो पहले दिन में पढ़ा उसका 2.5 घंटा दे रहे, 2.5 घंटा देने के बाद तीसरे दिन अगर आप गए अभी, तो आप पहले दिन जो पढ़ा था उसके लिए आप हाफ आवर दे, दैट 2.5 आवर्स कन्वर्टेड टू ओनली हाफ आवर्स, एंड नेक्स्ट जो आपने कल पढ़ा था उसके लिए आप 2 घंटे दे रहे, 2.5 घंटे दे रहे, और 1 घंटा आप प्रीवियस वाला पढ़ा। फिर जो आपने फर्स्ट दिन पढ़ा था, थर्ड दिन के लिए आते, अभी थर्ड नहीं, फोर्थ दिन के लिए आते। 4th दिन में आप पहला नहीं पढ़ोगे, फिर से नहीं पढ़ोगे आप पहला, आप नहीं पढ़ोगे। जो आपने सेकंड डे में पढ़ा था, वो आप 4th डे के लिए पढ़ो, वो आप क्या के लिए पढ़ोगे? 4th डे के लिए पढ़ोगे, हाफ आवर। और जो आपने थर्ड डे के लिए पढ़ा था, वो आप 2 घंटे के लिए पढ़ो। तो इस तरह साइकिल चलाओ। 7 डेज हो जाने के बाद जितने भी आपके टॉपिक्स हुए, 7 डेज में आप एक काम करो कि जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े थे उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन छुड़ा के देखो, और टेस्ट सीरीज छुड़ा के देखो उस टॉपिक के ऊपर। अब टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों छुड़ा सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप प्रीवियस गेट क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए, या फिर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कौन से जो भी आपके पास अगर कोई बुक है
तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी छोड़ा के देखे उतने टॉपिक्स के ऊपर, तो भी सफिशिएंट है, तो भी सफिशिएंट है। इस तरह आप स्टडी करो, इस तरह अगर आपकी स्टडी चली 101%, you are getting 50 plus marks in GATE 2021. GATE 2021 के में आपको 100% third year and fourth year people both are getting 50 plus marks, 50 plus marks. Only 2 hours morning, 2 hours evening. Okay, इस तरह आपको करना है। इसमें ज्यादा करोगे तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मिनिमम बोल रहा हूं, दैट इज द मिनिमम। ये मिनिमम है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम मिनिमम। ओके, और उसमें से भी 500 आवर्स में से 300 घंटे रिवीजन मिनिमम, रिवीजन मिनिमम। क्यों गाइस? वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस अगर आपको कवर करना है, अगर आपको पूरा पूरा टैकल करना है, तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन मस्ट है। रिवीजन अगर नहीं रहेगी तो आपने जो अक्टूबर में पढ़ा वो आपको दिसंबर में याद नहीं रहेगा, 101% नहीं रहेगा। तो आपको एक रिवीजन पैटर्न करना पड़ेगा। रिवीजन पैटर्न इस तरह रहेगा कि फर्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 21 डेज एंड नेक्स्ट अगेन 21 डेज। तो 21 डेज यानी आप पढ़ाई का सिर्फ और सिर्फ रखो 6 डेज का, 6 डेज आप पढ़ोगे। 7th वाला डे आपका वीक का 100% फुल रिवीजन के लिए ही होना, फुल रिवीजन के लिए ही होना। और साइकिल आपकी 21 डेज की रहने को, आप 30 डेज में उसको मत करो, क्योंकि अगर आपने जो 21 डेज बिफोर पढ़ा है वो 10% आपके दिमाग में रहता है। अगर आपने पूरा रिकॉल कर लिया तो वो 90% स्टोर रहता है, 10% तो डायरेक्टली 90%। तो ये साइकोलॉजी है एक्चुअली, और ये मैंने ऑब्जर्व की है, मेरे इसमें ऑब्जर्व किया है। ओके, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व किया है कि ये इस तरह है, साइकोलॉजी एक्चुअली है। तो इसलिए आप जो रिवीजन है, रिवीजन आप इस तरह करो 7 डेज, 21 डेज एंड देन नेक्स्ट अगेन 21 डेज, साइकिल ऑफ 21 डेज। ओके, साइकिल ऑफ 21 डेज। सो नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट टॉपिक, इस पे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके एंड ऑफ द सेशन में बोर्ड पे आपका, इसको फिर से मैं एक्सप्लेन करके बता सकता अगर इस टॉपिक पे आपके अगर क्वेश्चंस होंगे रिवीजन पे। ओके ओके गाइस, हम जाते हैं अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कौन से टॉपिक ही करना है इतने डेज में, यानी कितने इसमें पढ़ाई के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए अगर 300 आवर अगर चले गया, पढ़ाई के लिए तो 200 आवर्स ही है। तो 200 आवर्स में अपने को क्या पढ़ाई करना है गाइस? 200 आवर्स। सिलेबस बनाओ 200 आवर्स का, सिलेबस बनाओ 200 आवर्स का, 200 आवर्स का सिलेबस आपको बनाना पड़ेगा। और वो 200 आवर्स आप रिवाइज कर रहे हैं 300 आवर्स, मिनिमम 5th रिवाइज होने को, मिनिमम 5th रिवाइज होने को। अगर 5th रिवाइज कोई भी एक टॉपिक की होती है तो वो टॉपिक आप 1 साल नहीं भूलते, 1 साल के बाद तो भूलोगे, 101% भूलोगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज गेट 2021 टेक्निकल इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सिविल इंजीनियरिंग, 56 मार्क्स ऑफ 85 मार्क्स। आप बोलेंगे सर अभी 56 मार्क्स ऑफ 85 मार्क्स, यस एग्जैक्टली। 15 मार्क्स आपके कौन से थे? 15 मार्क्स आपके थे नॉन टेक्निकल, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। मैंने उसमें बता दिया कि क्या पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बता दिया। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट टेक्निकल, कि टेक्निकल में 100% कौन से आते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल डिस्क्राइब करके रखा है, 101% डिस्क्राइब करके रखा है कि क्या क्या टॉपिक्स आपको फोकस करने हैं, क्या क्या टॉपिक आपको फोकस करने हैं। ओके, सो गाइस, जय सी की, जय सी की। अभी यहाँ पे फर्स्ट अपन मैथ्स के लिए जाते, तो मैथ्स में मैट्रिक्स 2 मार्क्स, मैट्रिक्स गाइस 2 मार्क्स, 1 मिनट। मैथ्स में मैट्रिक्स आपका कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए मैट्रिक्स, 2 मार्क्स के लिए मैट्रिक्स आपका फिक्स क्वेश्चन है। और मैट्राइसिस आप 101% ले ही सकते हो, मैट्राइसिस सबसे इजी टॉपिक। अगर डिप्लोमा पर्सन होंगे तो उनके लिए भी सबसे इजी टॉपिक रहेगा। ओके, जैसे मैं डिप्लोमा से बिलोंग करता था तो मेरे लिए सबसे अच्छा टॉपिक, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन बहुत गंदा रहता है, डिप्लोमा पर्सन का डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन बहुत गंदा रहता है, इसलिए हम सबसे ज्यादा इसी भी फोकस करते। लेकिन हाँ, वो बाद में अगर स्टडी करते करते हुआ तो वो अच्छा भी रहता, कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहते उनका अच्छा भी रहता, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स है उनका अच्छा नहीं रहता। तो उनके लिए बेस्ट वे है कि आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के लिए ना जाते हुए
सबसे पहले अगर आपने जो इंपॉर्टेंट है वही अगर आपने टैकल कर लिया, जो भी इंपॉर्टेंट है, तो व्हाट इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है फिर, तो इंपॉर्टेंट अगर आपने ये टैकल कर लिया मैट्रिसेस तो 2 मार्क कंफर्म है। न्यूमेरिकल मेथड आपने टैकल कर लिया, न्यूमेरिकल मेथड में न्यूटन रैप्सन मेथड आपने अगर कर लिया तो 2 मार्क वहां पे कंफर्म है। न्यूटन रैप्सन मेथड गाइस 2 मार्क्स कंफर्म। मैक्सिमम मिनिमम 2 मार्क कंफर्म। देयर इज 6 मार्क्स। मैक्सिमम मिनिमम अगर आपको करना है नहीं करना है, इट्स योर चॉइस। 6 मार्क्स इंपॉर्टेंट में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पहले करो, बाकी का बाद में करो ना गाइस, बाकी का बाद में करो, आपका बाद में देखा जाएगा बाकी के टॉपिक्स। क्योंकि सबसे पहले कौन से टॉपिक करना है, कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, मैट्रिसेस, लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस, लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है मैट्रिसेस। ओके, देन न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड में न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूमेरिकल मेथड पूरा ही कर लो, पूरा ही बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो जल्द से हो जाएगा। एंड मैक्सिमम मिनिमम, ये आपको 6 मार्क्स आउट ऑफ द 13 मार्क्स आपको देके जाएंगे। आउट ऑफ द 13 मार्क्स 6 मार्क्स आप डायरेक्टली इस तीनों टॉपिक में मिल जाएंगे आपको, मिनिमम गाइस, दैट इज मिनिमम। मैट्रिसेस के 2 क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, यानी आपका मैट्रिसेस 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। न्यूमेरिकल मेथड इज आल्सो फॉर 3 मार्क्स, बट आई एम टेकिंग मिनिमम, यानी मिनिमम टू मिनिमम आपको इतना तो मिलेगा ही, इसका तो चांस है। तो इसीलिए आप क्या करोगे कि आप मैट्रिसेस, न्यूमेरिकल मेथड है, मैक्सिमम मिनिमम आपको सबसे पहले पढ़ना है। ओके, आप नोटबुक पे आप ये कर लो और आप लिख लो ये चीज, ये आपको 100% लिखना ही है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 18 मार्क्स पकड़े। वाई, क्यों 18 मार्क्स पकड़े भाई, 18 मार्क्स की क्यों ही पकड़े? 18 मार्क्स इसलिए पकड़े हैं क्योंकि मैक्सिमम लोगों का स्ट्रक्चर बेकार रहता है, डर लगता है स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स। मैक्सिमम पीपल्स वो सोचते हैं कि गाइस रिएक्शन कैसे निकलेंगी, कैसी आ रही, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या है, तो मैक्सिमम पीपल्स का रहता है। और जिसका अच्छा भी है उसके लिए भी यानी डिफिकल्ट रहता है। और आईआईटी बॉम्बे स्पेशली स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस बहुत टफ पूछते, लेकिन इसमें भी आप इजी क्वेश्चंस 18 मार्क्स के लिए निकाल सकते, 18 मार्क्स के लिए इजी क्वेश्चंस आप निकाल सकते, 18 मार्क्स इजी क्वेश्चंस। विच आर द इजी क्वेश्चंस? मैंने पहले बोला था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस, एसएफडी एंड बीएमडी 2 मार्क्स, कपल्ड क्वेश्चन रहेगा। बेंडिंग स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस और एसएफडी एंड बीएमडी कपल्ड क्वेश्चन रहेगा। इसके ऊपर आपका कौन सा, बेंडिंग स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस का, और बेंडिंग मोमेंट एंड एसएफडी के ऊपर फॉर्म में 101% फिक्स क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये फिक्स क्वेश्चन, ये सबसे पहले पढ़ना है, फॉर्म में सबसे पहले पढ़ना, बाकी बाद में पढ़ो, ये सबसे पहले पढ़ो। ओके, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस के लिए आप जाओगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी आपकी लाइफ। क्यों कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी? अरे बहुत बड़ा सिलेबस है भाई, बहुत बड़ा सिलेबस है, और बहुत बड़ा सिलेबस आप अभी आपके लेवल में अगर करने जा रहे हैं, सो देन नेक्स्ट आपको बहुत यानी प्रॉब्लम जाएंगी उसमें, उसके कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम जाएंगी, 2D 3D में। सो बेटर वे, बेस्ट वे, आप सबसे पहले काय के लिए जाओ, बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए और शियर स्ट्रेसेस के लिए जाओ। इट इज इजी एंड इजीली आप कर सकते। देन नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम स्ट्रक्चरल एनालिसिस। Structural analysis, degree of kinematic indeterminacy and degree of static indeterminacy. 2 marks are confirmed. Confirmly 2 marks. 2 marks question is asked. If DOKI is, यानी DOKI is nothing but degree of kinematic indeterminacy. Degree of freedom भी बोलते हैं इसको। तो degree of freedom अगर आपको निकालना है, degree of freedom, sorry, हाँ, degree of freedom अगर आपको करना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 में आपको ये पार्ट है मैट्रिसेस मेथड में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी यानी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, तो ये आपको 2 मार्क 100% देगा फ्रेम्स के ऊपर। इसके फ्रेम्स के क्वेश्चंस आपको रहेंगे, यानी आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस कहाँ आएंगे, फ्रेम के क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो फ्रेम के क्वेश्चंस आपको, इसके फ्रेम्स के क्वेश्चन आपको आएंगे। एंड ट्रसेस के क्वेश्चंस मैक्सिममली आस्क्ड इन बोथ द टॉपिक्स, यानी ट्रस में कौन सा डिटरमिनेंट स्ट्रेस है, कौन सा इंडिटरमिनेंट स्ट्रेस है, कौन सा स्टेबल स्ट्रेस है, कौन सा अनस्टेबल स्ट्रेस है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछेंगे इसमें। थ्योरी क्वेश्चंस इज आल्सो आस्क्ड, तो थ्योरी क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं, ये थ्योरी क्वेश्चंस भी आपके पूछ सकते हैं। एंड अगेन थ्योरी क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। और ये अगर टॉपिक आपको करना है तो आपको यूनिवर्सिटी में इसका बहुत कम नॉलेज एक्चुअली रहता है अपने को, यानी अपने को बहुत कम यूज रहता है। वी आर यूजिंग ओनली अ सिंगल फ्रेम, 2D फ्रेम,
तो यहाँ पे 3D फ्रेम के लिए पूछा जाता है। तो 3D फ्रेम के लिए आपको अगर यानी ये सीखना है तो आपको गो थ्रू द बुक्स जाना पड़ेगा। एफएल सिंगर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एफएल सिंगर, वहां पे अच्छे से देखे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक है एक्चुअली, स्ट्रेंथ ऑफ यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कपल्ड विद द स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड कपल्ड विद द अवर बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो आप वहां से पढ़ सकते। कहाँ से? डीओ किया है और ऑक्सफोर्ड, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड में बहुत अच्छे से देखे डीओएसआई एंड डीओ किया। एंड अगेन नोट्स, आपके पास अगर नोट्स है, एस के नोट्स है, मेडिजी के नोट्स है, तो आप उससे भी जा सकते हो, उसमें तो बहुत अच्छे से देखे। ओके, एंड नेक्स्ट प्लास्टिक थ्योरी। प्लास्टिक थ्योरी ये आपने टॉपिक स्टील में पढ़ा, बट दिस टॉपिक इट इज नॉट फॉर स्टील, दिस टॉपिक इट इज फॉर गाइस, ये टॉपिक आपके क्या के लिए है? स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में प्लास्टिक थ्योरी आपको 2 मार्क के लिए 101% फिक्स टॉपिक है, 101% फिक्स टॉपिक प्लास्टिक थ्योरी। इस पे क्या पूछते? कोलैप्स लोड फैक्टर, कोलैप्स लोड फैक्टर एंड कोलैप्स लोड फैक्टर एंड लैम्बडा एंड प्लास्टिक मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट। और प्लास्टिक मोमेंट तो मैक्सिममली केस में स्टैंडर्ड केसेस के लिए पूछता है। स्टैंडर्ड केसेस यानी आपको 13 स्टैंडर्ड केसेस है, 13 स्टैंडर्ड केसेस में से एक केस आपको पूछी जाती है, वो द्वारा डायरेक्टली 2 मार्क के लिए। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ये 2 टॉपिक करो, ये 2 टॉपिक करो आप। ये 2 अगर आपने टॉपिक कर लिए स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, बाकी के टॉपिक आप बाद में, पहले ये 2, बाकी के टॉपिक के लिए बाद में जाओ। कभी भी गाइस अगर अपने के पास समुंदर है तो पहले आप रिवर को पकड़ो, देन समुंदर के लिए जाओ। ओके, समुंदर जैसे सिलेबस है, समुंदर तो अपन डायरेक्टली कैप्चर नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन अपन जो समुंदर में मिलने वाली रिवर है उसको तो कैप्चर कर सकते, उसको तो कैप्चर कर सकते ना गाइस। तो दैट्स व्हाई समुंदर में मिलने वाली रिवर को हम कैप्चर करेंगे सबसे पहले। 1 मिनट गाइस, समुंदर में मिलने वाली रिवर को कैप्चर करेंगे। समुंदर में मिलने वाली रिवर यानी कौन सी रिवर गाइस? दिस टॉपिक्स, ओके, दिस टॉपिक्स। सो ये टॉपिक्स है। देन प्रीस्टेस, अभी आरसीसी के लिए आते हैं। तो आरसीसी में सबसे पहले प्रीस्टेस, आरसीसी में सबसे पहले क्या है आपका? प्रीस्टेस है गाइस। आरसीसी में सबसे पहले प्रीस्टेस, हम प्रीस्टेस के लिए जाएंगे। ओके, और प्रीस्टेस के लिए जाने के बाद आरसीसी में प्रीस्टेसिंग में क्या आएगा? प्रीस्टेसिंग डिजाइन नहीं आएगा, प्रीस्टेसिंग एनालिसिस आएगा। प्रीस्टेसिंग की थ्योरी आएगी कि कौन से टाइप्स है, कौन से टाइप्स और क्या क्या पूछा जाता है, टाइप्स में पूछेंगे। एंड देन नेक्स्ट एनालिसिस पूछेंगे। तो एनालिसिस में आपके कंडीशंस रहेंगे, ट्रांसफर कंडीशन, देन नेक्स्ट आपका सर्विस कंडीशन, ट्रांसफर कंडीशन एंड वर्किंग कंडीशन। तो इसके लिए आपके पूछे जाने वाले हैं कि क्या स्ट्रेसेस रहेंगे, स्ट्रेसेस एट बॉटम, स्ट्रेसेस एट टॉप, ये पूछा जाएगा आपको। और आपको लॉसेस पूछे जाएंगे, लॉसेस, एनालिसिस एंड थ्योरी में टाइप्स। ओके, तो इन 3 चैप्टर्स में, 3 टॉपिक्स में, प्रीस्टेस में आप 2 मार्क्स ले सकते हैं। और इसके लिए ओनली एंड ओनली 6 आवर्स इज मिनिमम, 6 घंटे। सबसे कम टाइम में होने वाला टॉपिक है प्रीस्टेस कंक्रीट, सबसे कम टाइम। उसके बाद सिंगली रेनफोर्समेंट। अब आप बोलेंगे सर सिंगली रेनफोर्समेंट में क्या पूछेंगे? उसमें तो डिजाइन ही पढ़ा हमने और एनालिसिस पढ़ा। तो गाइस एनालिसिस, एनालिसिस पूछेंगे। एनालिसिस यानी क्या कि आपकी स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम किस तरह डिराइव हुई, उसका डेरिवेशन कैसी है, उसके जो वैल्यूज है, वैल्यूज कौन से है, वैल्यूज जब आप देखते तो वैल्यूज आप यहाँ पे जब आप स्ट्रेस डायग्राम देखते हैं आपकी, तो स्ट्रेस डायग्राम कुछ आपकी यहाँ पे मुझे बनाना नहीं आ रहा, स्ट्रेन डायग्राम एंड स्ट्रेस डायग्राम आप जब देखते हैं तो स्ट्रेन डायग्राम आपकी कुछ इस तरह की स्ट्रेन डायग्राम रहती है। यहाँ पे अपर स्ट्रेन रहता 0.035 दैट इज परमिसिबल स्ट्रेंथ फॉर कॉन्क्रीट। तो वो 0.0035 स्ट्रेनिंग वो चेंज कर देंगे और कम ज्यादा करके आपको क्वेश्चन पूछेंगे इस तरह टैकल करके। यानी जो मैक्सिमम पैरामीटर है, जो आपका C इज इक्वल टू निकलता C फोर्स, कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू 0.36 FCK B into XU, 0.36 FCK B into XU जो आपका निकलता न्यूट्रल एक्सिस, उसको चेंज कर देंगे, 0.36 की जगह कुछ अलग निकलेगा आपका। यानी वो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कंप्रेशन फॉर्मूला कहां से है, फॉर्मूला कहां से बना है, लीवर आर्म कैसी बनी है, लीवर आर्म का डिस्टेंस अपर फाइबर से यानी जो कंप्रेशन का डिस्टेंस है, वो कंप्रेशन फोर्स का डिस्टेंस है, वो कहां पे लाई कर रहा है, दैट वाई कितना है, कैसी है, उस पे ये खेलेंगे। तो ये थोड़ा टफ है, आपको इसके लिए बेसिक्स के थ्रू जाना पड़ेगा।
और इसके लिए बेस्ट बुक अगर आप देखते हो, बेस्ट बुक अगर आप देखते हो तो दैट इज सुब्रमण्यम इज द बेस्ट बुक। आरसीसी सुब्रमण्यम इज द बेस्ट बुक फॉर सिंगली रन बुक्स। उसमें से बहुत अच्छे से देखिए और आपको समझ जाएगा इस लैंग्वेज में। एंड अगेन राम उत्तम इज द बेस्ट बुक। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बेस्ट बुक इट इज राम उत्तम, आरसीसी बाय राम उत्तम। ओके, आरसीसी बाय पूर्णिया जैन इज ऑल्सो बेस्ट बुक। बहुत सारे बुक्स है एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो, अगर आपको बुक्स के थ्रू जाना है। एंड बुक्स के थ्रू अगर आपको नहीं जाना है तो बेस्ट आपको क्या रहेगा, एस एकेडमी एंड मेडिसी के नोट्स भी आपको बेस्ट है, उसके भी नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, एंड नेक्स्ट अभी इसी में IS 456 के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। IS 456 कपल्ड विद द कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, यानी कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का जो एक बार का क्वेश्चन है वो कपल्ड होगा IS 456 के साथ, आरसीसी के साथ। तो इसीलिए आपका IS 456 में जो भी क्लॉजेस है, दैट क्लॉजेस आर इंपॉर्टेंट, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ क्लॉजेस। अब क्लॉजेस कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको IS कोड अच्छे से देखना पड़ेगा। अच्छे से देखना पड़ेगा यानी क्या, कि यानी मैक्सिमम जगह पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस है IS में, तो वो क्लॉजेस में ही पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। और क्लॉजेस में जो पहले के जो 3 चैप्टर्स है IS कोड के, 3 चैप्टर स्पेसिफिकेशन तक, तो वहां तक पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। IS कोड में भी चैप्टर्स है, तो वहां पे पहले जो इंट्रोडक्शन, देन नेक्स्ट चैप्टर एंड देन नेक्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टीज एंड देन नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन, तो स्पेसिफिकेशन तक पूछे जाने वाले क्वेश्चंस IS कोड में। तो IS कोड में आपको क्लॉजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि IS कोड में ही श्रिंकेज वैल्यू आपको मिलती है, IS कोड में ही आपको शॉर्ट टर्म मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट मिलता है। 5000 अंडर रूट ऑफ एफसी पेज नंबर 16, शॉर्ट टर्म मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी पेज नंबर 16 पे आपको मिल जाता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 0.7 अंडर रूट ऑफ एफसी के, ये आपको मिल जाता है पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पे ही आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिल जाते हैं कि कितने ग्रेड ऑफ कंक्रीट। पेज नंबर 73, टेबल नंबर 19, शेयर की जो वैल्यूज है, टेबल नंबर 20, टेबल नंबर 20 की इस पे भी पूछते हो। टेबल नंबर 20 पे जो भी वैल्यूज है वो स्लैब के लिए किसी तरह लेते हैं, क्या लेते हैं, ये भी पूछते हैं। तो कुछ भी पूछ सकते, दैट इज वास्ट। बट 2 मार्क्स IS से कैसी लेंगे, जो भी आप स्लैब में क्लॉजेस यूज करते हैं, जो भी आप बीम में क्लॉजेस यूज करते हैं, बीम में आप क्लॉजेस क्या यूज करते हैं, बीम में आज क्लॉजेस यूज करते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट फाइंड करने के लिए और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट फाइंड करने के लिए। मिनिमम रेनफोर्समेंट आप फाइंड और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट आप फाइंड कहां से करते हैं गाइस, पेज नंबर 48 पे आपको वो क्लॉज नंबर है, पेज नंबर 48, आई थिंक सो पेज नंबर 46, सॉरी पेज नंबर 48 नहीं, पेज नंबर 46, क्लॉज नंबर मुझे अभी याद नहीं। तो 4% मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए फॉर्मूला है 0.87 FY AS by BD। अब मैं आरसीसी आपको पूरा पढ़ाने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आप बीम में एंड देन आप स्लैब में एंड देन कॉलम में जो भी आप क्लॉजेस यूज करते हो एज डिजाइन, एज टाइम ऑफ डिजाइन, वही क्लॉज के ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन फिक्स रहता है। बाहर से कहीं वो जाते नहीं, कहीं वो बाहर ज्यादा पूछते नहीं। ईएससी में ऐसी रहता कि पूरा IS कोड वाइडन रहता, आपको जो पता नहीं है वही पूछेंगे। लेकिन गेट में वैसी बात, गेट में जो आपको पता है, जो आपने यूज किया है, डे बाय डे में आप यूज कर रहे हैं, वही आपको पूछेंगे, वही आपको पूछेंगे 2 मार्क के लिए। इसलिए वो 2 मार्क इजी, इसलिए आप वो 2 मार्क का कर सकते हैं। यानी आप क्या स्टीरअप्स के लिए कौन से फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, स्टीरअप्स के लिए आप स्पेसिंग कहां से निकाल रहे हैं, पेज नंबर 48 से आप स्पेसिंग निकाल रहे हैं, आप मिनिमम स्पेसिंग, एंड पेज नंबर 73 से आप स्पेसिंग निकाल रहे हैं। इंक्लाइन स्टीरअप्स रहा तो कैसे होगा, इंक्लाइन बार रहा तो कैसे होगा, ये सब चीजें है जो पूछी जाती है। जो टी सेक्शन रहा तो कैसे होगा, डिफ्लेक्शंस के लिए कौन से क्राइटेरियाज है, पेज नंबर 36, आई थिंक सो 36, यस एग्जैक्टली, पेज नंबर 36 अपन किस तरह, पेज नंबर 37 में डिफ्लेक्शन के क्लॉजेस है, तो वो किस तरह, सिंपली सपोर्ट के लिए क्या रहेगा, इसके लिए क्या रहेगा, कैंटिलीवर के लिए क्या रहेगा, एंड बेसिक वैल्यू आपके कंटिन्यूअस के लिए क्या रहेंगे। तो बेसिक वैल्यू फॉर 20, देन बेसिक वैल्यू 20 फॉर सिंपली सपोर्ट, कैंटिलीवर के लिए 7 एंड देन कंटिन्यूअस के लिए 26। तो ये सब कुछ आपको वहां से ही डायरेक्टली मिलेगा, कहां से, IS कोड से। मिनिमम स्पेसिंग कितनी रहने को, मिनिमम कवर कितना रहने को, नॉमिनल कवर, पेज नंबर टेबल नंबर 16, टेबल नंबर 16 में वहां पे पूरा देखिए, टेबल नंबर 16 एंड टेबल नंबर 16A, फायर रेजिस्टेंस अगर इतना रहा तो कितना होगा, फायर रेजिस्टेंस पे मैक्सिमम टाइप्स क्वेश्चंस पूछेंगे और रिपीट क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे, ये आप ध्यान रखना,
रिपीट क्वेश्चन यानी रिपीट टॉपिक क्वेश्चन, टोटल रिपीट क्वेश्चन नहीं होता गेट में, टॉपिक रिपीट होता, टॉपिक रिपीट होता, तो इसलिए आप ये 101% देखो कि टॉपिक रिपीट होता। तो दैट्स वाई आपको यहाँ पे कंसिडरेशन करना है कि आपका IS 456-2000 पे आपको यहाँ से टॉपिक्स रहें। एंड देन नेक्स्ट स्टील कनेक्शंस, मैंने पहले ही बोला था कि स्टील कनेक्शन में इसेंट्रिक कनेक्शन सबसे पहले करना पड़ेगा, लेकिन इसेंट्रिक कनेक्शन करने के पहले सबसे पहले आपको क्या कंप्रेशन टेंशन सबसे पहले करना ही पड़ेगा गाइस। इफ इट इज कंप्रेशन टेंशन आपको नहीं पता, लैप जॉइंट बट जॉइंट आपको नहीं पता, तो तब तक आप इसेंट्रिक के लिए कैसे जाओगे, वो आपको पहले बेसिक करना पड़ेगा, देन आप काय के लिए जा सकते हैं, इसेंट्रिक कनेक्शंस के लिए जा सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट इट इज CPM PERT, ओके, दैट इज इन स्ट्रक्चरल। तो इतने 18 मार्क्स है, कितने हैं 18 मार्क्स। तो ये टॉपिक सबसे पहले करो, देन बाकी का समुंदर करो ना, पहले रिवर के लिए तो चले जाओ, ओके। देन नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स, बस ये नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स में देख लेते हैं अपन कि कितने हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल काय में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल गाइस, सॉइल मैकेनिक्स इज नथिंग बट जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, डेंसिटीज, ओके, डेंसिटीज, वाइड रेशियो, पोरोसिटी, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में आता है। तो वो आपने अच्छे से पढ़ा भी है, आपने डिराइव भी किया है, उसके डेरिवेशंस आपने एग्जाम में छुड़ाई भी है, तो ये बहुत इजी है और इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे फिक्स क्वेश्चन, यानी बाकी भी क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसी नहीं कि परमेबिलिटी पे क्वेश्चंस नहीं रहते करके, परमेबिलिटी पे भी क्वेश्चंस रहते हैं, बट इट मे बी मे नॉट बी, बट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल 100% फिक्स क्वेश्चन इज आस्क्ड इन वन सेक्शन। आप एक सेक्शन में अगर देखोगे तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको वो डीपली पढ़ना पड़ेगा। ये जो टॉपिक्स है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ये आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, ओके, डीपली पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। आफ्टर दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल कंसोलिडेशन। अब आपने कंसोलिडेशन, 1D कंसोलिडेशन, 2D कंसोलिडेशन, 3D कंसोलिडेशन के बारे में सुना हो, 1D 2D 3D, बट यहां पे ओनली 1D कंसोलिडेशन पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, 1D कंसोलिडेशन, क्योंकि ओनली 1D कंसोलिडेशन, तो यू नीड टू रीड 1D कंसोलिडेशन, डू नॉट गेट मोर डिटेल्स इन 2D एंड 3D, बस आपको पता रहने को ना कि 2D क्या रहता है और 3D क्या रहता है, ओके। देन बेरिंग कैपेसिटीज, सो गाइस बेरिंग कैपेसिटी फॉर शैलो फाउंडेशन, बेरिंग कैपेसिटी फॉर पाइल फाउंडेशन, बेरिंग कैपेसिटी फॉर शैलो फाउंडेशन, बेरिंग कैपेसिटी फॉर पाइल फाउंडेशन, यानी शैलो फाउंडेशन आपको पूरा पढ़ना है, पाइल फाउंडेशन आपको पूरा पढ़ना है, 100% क्वेश्चन। एंड कोई तो भी एक सेट में अर्थ प्रेशर का भी क्वेश्चन रहेगा, कोई तो भी एक सेट में, 2 सेट्स रहते हैं, मैंने पहले से ही बताया आपको, इवनिंग सेट, मॉर्निंग सेट एंड इवनिंग सेट, ओके। तो 2 सेट में से कोई भी एक सेट में अर्थ प्रेशर का भी क्वेश्चन रहेगा, वो भी है, अर्थ प्रेशर इट इज इंपॉर्टेंट, बट सबसे पहले आपको कौन से पढ़ने हैं, तो सबसे पहले आप ये पढ़ो, लेकिन अर्थ प्रेशर पढ़ने के पहले आप बेरिंग कैपेसिटी नहीं पढ़ सकते, इसलिए आपको पहले अर्थ प्रेशर पढ़ना ही पड़ेगा, देन वी गो फॉर द बेरिंग कैपेसिटी, ओके। तो उसके बेसिक्स आपको सबसे पहले करते वक्त बेसिक आपको पूरे पता रहने का, बिफोर बेसिक वी कैन नॉट जम्प टू बेरिंग कैपेसिटी, और बिफोर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आप ये कंसोलिडेशन और बेरिंग कैपेसिटी कर ही नहीं सकते। तो दैट्स वाई बेसिक्स आपके क्लियर रहने को ना, और अगर नहीं भी रहे कुछ बेसिक्स, तो वो आपके पहले टाइम नहीं होंगे, दूसरे टाइम नहीं होंगे, तीसरे टाइम नहीं होंगे, 4th टाइम तो हो गए गाइस, 4th टाइम तो आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, 4th टाइम आपके अगर बेसिक्स क्लियर हो गए तो आपको 4th टाइम तो आपको ये पता चला, मैंने क्या बोला, 5 रिविजन कम से कम हो, 5 रिविजन होगा, पहले रिविजन में नहीं होंगे, ओके, इट्स ओके, नो इश्यूज, सेकंड रिविजन में हो, थर्ड रिविजन में हो, 4th रिविजन में हो, जो भी गाइडेंस कर रहे हैं आपको उनको आप पूछो, उनसे आप टच में रहो, तो वो आपको बता देंगे कि नहीं ये ऐसी नहीं, ऐसी करना है, ओके। गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस इट इज इंपॉर्टेंट, सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकते हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट ये होगा सॉइल मैकेनिक्स इज नथिंग बट जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। देन नेक्स्ट ओपन चैनल फ्लो, फ्लूइड मैकेनिक्स। ओपन चैनल फ्लो मैंने पहले ही बताया 3 मार्क्स के लिए, एंड डायमेंशन एनालिसिस इट इज फॉर 1 मार्क टू इट इज फॉर 1 मार्क टू 2 मार्क गाइस, मैंने यहाँ पे 1 मार्क लिख लिया है, लेकिन इट इज फॉर 1 मार्क 2 मार्क्स। तो एफएम में, फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले आप यही पढ़ो, क्या पढ़ो, ओपन चैनल फ्लो एंड डायमेंशन एनालिसिस होंगे, ओपन चैनल फ्लो एंड डायमेंशन एनालिसिस सबसे पहले, बाकी बाद में पढ़ो, लेकिन इसके पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी पढ़ना जरूरी है, फर्स्ट चैप्टर, उसमें क्वेश्चंस आए या नहीं है, लेकिन जब तक आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पता नहीं रहेंगे तब तक आपको
ऊपर चैनल फ्लो और डायमेंशन एनालिसिस में दिक्कत जाएंगे। दैट्स व्हाई आपको इसके बेसिस के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पहले पढ़ना पड़ेगा। ओके, एंड नेक्स्ट इट इज क्वालिटी ऑफ वाटर। environmental engineering guys, environmental engineering quality of water 2 marks, environmental engineering quality of water 2 marks। अब आप बोलेंगे सर environmental engineering quality of 2 marks कौन से? that topics is hardness। इसमें भी क्वालिटी ऑफ वाटर में फिक्स टॉपिक कौन से आते हैं? हार्डनेस एंड अल्कलिनिटी, टोटल हार्डनेस एंड टोटल अल्कलिनिटी एंड पीएच, टोटल हार्डनेस, टोटल अल्कलिनिटी एंड पीएच, टोटल हार्डनेस, टोटल अल्कलिनिटी एंड पीएच। ये 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ओके, क्वालिटी ऑफ वाटर, लेकिन पूरा ही करना है आपको कुछ नहीं छोड़ना है, आपको पूरा ही करना है इसमें। किसमें? क्वालिटी ऑफ वाटर में। क्वालिटी ऑफ वाटर इट इज ह्यूज सिलेबस। आपको इसको करने के लिए मिनिमम से मिनिमम 10 आवर्स जाने वाले, 10 आवर्स आपको जाने वाले, उसमें कोई डाउट नहीं। करने के लिए यानी पढ़ने के लिए, रिविजन के लिए तो आप उसका 2/3 देने वाले हो, यानी जो आप है उसका टाइम्स तो आप देने वाले हो। यानी आप उसको रिवीजन के लिए 300 आवर्स दे रहे हैं, तो उसमें 300 आवर्स में उसका आप क्या दे रहे हैं कि आप कितना टाइम दे रहे हैं? आप 150 टाइम ज्यादा टाइम दे रहे हैं उसमें। जितना आप पढ़ रहे हो उससे 150 टाइम ज्यादा टाइम आप दे रहे हो उसमें, तो ऑब्वियसली आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा उसमें, तभी आपका वो सक्सेस रहेगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। अब गाइस वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में डायरेक्टली जंप किया। वाटर ट्रीटमेंट में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बोल रहा हूं सबसे पहले क्वालिटी ऑफ वाटर ही पढ़ लो, और देन वेस्ट वाटर में क्वालिटी ऑफ सीवेज इज नथिंग बट बीओडी सीओडी। बीओडी सीओडी आप पढ़ लो कि बीओडी क्या है, बीओडी 5 डेज के बाद कितना रहेगा, 10 डेज के बाद कितना रहेगा, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी किस तरह रहेंगी, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी ऑफ रिवर किस तरह रहेंगी, ये सब कुछ क्वेश्चंस कपल्ड विद द बीओडी सीओडी। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी स्ट्रेचर फॉर्मूला, ओके दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रेचर फॉर्मूला इट इज इंपॉर्टेंट, एंड बीओडी सीओडी कितना कैसे रहेगा 5 डेज में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन नेक्स्ट एएसपी, एक्टिविटीज प्लस प्रोसेस। एक्टिविटीज प्लस प्रोसेस इट इज इंपॉर्टेंट। एक्टिविटीज प्लस प्रोसेस किस तरह होता है, क्या होता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 में, तो ये आपको उसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, यानी डायरेक्ट क्वेश्चंस एफ बाय एम के डायरेक्ट क्वेश्चंस, एफ बाय एम यानी कुछ को उसके कोएफिशिएंट्स है, वो कोएफिशिएंट्स पर डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। 1 मिनट, यस 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 एग्जैक्टली, साउंड पोल्यूशन इट इज रिमूव फ्रॉम, हम इस क्वेश्चंस के ऊपर जाने वाले हैं। साउंड पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन इट इज रिमूव, ये रिमूव हो गया है, ये रिमूव हो गया, मैंने यहाँ पे दिया है बट इट इज रिमूव, इट इज रिमूव। एयर पोल्यूशन ओनली 2 मार्क्स, एक्चुअली मैंने एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, ये लास्ट पीपीटी है मेरी, तो मैंने वहां पे एडिट नहीं किया है, तो एयर पोल्यूशन पे यहाँ पे 2 मार्क्स रहेंगे। साउंड पोल्यूशन इट इज रिमूव, साउंड पोल्यूशन इट इज रिमूव, बट हम एएसपी पे थे, एएसपी पे थे, तो एएसपी यानी एक्टिविटीज प्लस प्रोसेस, एक्टिविटीज प्लस प्रोसेस अभी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके जो फैक्टर्स है वो पूरे पढ़ना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इट इज एयर पोल्यूशन। सो अभी जब अपन एयर पोल्यूशन अभी हम देख रहे हैं, एयर पोल्यूशन अभी हम देख रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन के साथ कपल्ड विद द साउंड पोल्यूशन था, लेकिन साउंड पोल्यूशन अभी निकाल दिया गया है, यानी साउंड पोल्यूशन, साउंड आपको अभी नहीं है, साउंड आपको अभी नहीं है। आपको हर नोट्स में, इसके ऊपर मैं आने वाला था एक्चुअली, आपको हर नोट्स में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बाद एयर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन दिखेंगे, तो आप साउंड पोल्यूशन भी पढ़ लोगे। तो इसीलिए मैंने वहां पे टॉपिक डाला है वो कि एयर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन, ये दोनों टॉपिक्स आपको दिखेंगे, लेकिन साउंड पोल्यूशन अभी आपने निकाल दिया गया है, यानी वो टॉपिक निगलेक्ट किया है, इसलिए 2 मार्क्स आपके काय के ऊपर रहेंगे, अभी एयर पोल्यूशन के ऊपर रहेंगे। 2 to 1 मार्क्स, 2 मार्क्स ही नहीं, 2 से लेके 1 मार्क्स तक रह सकता है। ओके, एयर पोल्यूशन का रह सकता है। देन नेक्स्ट इट इज फॉर जियोटेक्निक ज्योमेट्रिक डिजाइन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के ऊपर आ रहेगा इसे। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ज्योमेट्रिक डिजाइन, अब ज्योमेट्रिक डिजाइन में क्या क्या आता है, तो ज्योमेट्रिक डिजाइन में आता सबसे पहले आपका कैम्बर किस तरह रहने का, रोड सरफेस किस तरह रहने का, रोड का स्लोप किस तरह रहने का, ठीक है, सबसे पहले वो। देन फर्स्ट रोड का स्लोप हो गया, कैम्बर हो गया। देन नेक्स्ट आपका यानी पूरा ज्योमेट्रिक डिजाइन में बता रहा कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंस है उसमें। तो बाद में आपको क्या करना है, बाद में उसके बाद आप जाओगे कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना रहने को ना, आपने ब्रेक लगाने के बाद कितने देर के बाद गाड़ी रुक जाने को, ओके, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। देन ओवरटेकिंग डिस्टेंस, देन
आपका सुपर एलिवेशन कर्व पे कितना रहेगा वो। देन नेक्स्ट ट्रैफिक इंजीनियरिंग, सॉरी ट्रांजिशन कर्व आफ्टर द वर्टिकल कर्व एंड सबमिट कर्व। ओके, वर्टिकल कर्व में सबमिट कर्व एंड वैली कर्व, ये दोनों। एंड अगेन एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज देयर एंड सेटबैक डिस्टेंस इज देयर। ओके, तो ये पूरे टॉपिक्स आपके यानी नियर अबाउटली 8 टॉपिक्स बेस्ड, 8 टॉपिक्स से 9 टॉपिक्स है। मैंने अभी तक टॉपिक्स मैंने जो भी बताया वो पूरे टॉपिक्स, यानी कौन से ज्योमेट्री डिजाइन किस तरह रहने को ना, यानी जो भी ज्योमेट्री है, सपोज आपका प्लेन टेरेन है, प्लेन टोपोग्राफी है, प्लेन टोपोग्राफी पे आप प्लेन रोलिंग आप ग्रेडियंट रखोगे, जो भी ग्रेडियंट रहेगा आपका, तो वो रोलिंग ग्रेडियंट पे आपका रोड के इंपॉर्टेंस पे आपका ये क्या रहेगा, यानी आपका क्या रहेगा, आपका सरफेस फ्लैट रहेगा या फिर सरफेस किस तरह रहेगा, दैट इज कैम्बर डिसाइड होगा। कैम्बर डिसाइड हो जाने के बाद आपका फिर यानी पूरे ज्योमेट्रिक ये रहेगा कि उस पर अगर कर्व वगैरह आ रहा तो कर्व के लिए ट्रांजिशन कर्व किस तरह अपन प्रोवाइड करेंगे, ट्रांजिशन कर्व में आप सुपर इल्यूशन कितना रहेगा, एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितना रहेगा, सेटबैक डिस्टेंस कितना रहेगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना रहेगा एंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितना रहेगा। वैली कर्व है तो वैली कर्व में किस तरह डिजाइन कर रहे हैं एंड सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट कर्व किस तरह डिजाइन कर रहे हैं। तो ये पूरे टॉपिक्स आएंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन, तो दैट इज ह्यूज। इसलिए इसको भी आपको नियर अबाउटली 15 आवर्स लगेंगे, 15 आवर्स, एस्टिमेटेडली 15 आवर्स। ओके, तो 15 आवर्स आपको ये करना है क्योंकि ये इजी है। पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू, कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं, पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू। तो इसलिए आपको ये जो है ये ज्योमेट्रिक डिजाइन पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू आएंगे क्वेश्चंस, इसलिए आपको और कोई भी एक टॉपिक आएंगे, पूरे टॉपिक कपल नहीं रहेगी, कोई भी एक टॉपिक। अगर एसएसडी पूछ लिया तो एसएसडी का ही क्वेश्चन है, बाकी फिर बाकी इसकी ट्रांजिशन कर्व पूछ लिया तो ट्रांजिशन कर्व का ही क्वेश्चन। ओके, तो इतने सारे 7 टॉपिक्स में से 7 to 8 टॉपिक्स में से आपका एक टॉपिक कोई तो भी पूछा जाएगा और उसके ऊपर पूरा का पूरा 2 मार्क्स रहेंगे, नियर अबाउटली 2 to 3 मार्क्स के लिए रहता है, लेकिन मैंने मिनिमम 2 मार्क्स पकड़े। देन नेक्स्ट ट्रैफिक इंजीनियरिंग। व्हाट इज ट्रैफिक इंजीनियरिंग नाउ? ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आपका पूरा ट्रैफिक इंजीनियरिंग आ रहा है, यानी आपका व्हीकल आप पूरा ये निकाल रहे हैं कि कितनी कैपेसिटी है, कितना फ्लो है। ओके, ये सब आप स्टडी कर रहे हैं, कैपेसिटी फ्लो स्टडी पूरा स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद आप ये निकाल रहे हैं कि आप यानी ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ये निकाल रहे हैं कि वेलोसिटी कर्व किस तरह जाएगा, मेरा वेलोसिटी वर्सेस डेंसिटी कर्व किस तरह जाएगा। तो ये कर्व्स के ऊपर वेलोसिटी डेंसिटी कर्व, वेलोसिटी स्पीड कर्व, सॉरी वेलोसिटी एंड आपका डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये किस तरह रहेगा। तो ये सब कर्व्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस रहेंगे, कर्व्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी ह्यूज है। इसको नियर अबाउटली आपको 10 आवर्स तो लगने वाले, 10 आवर्स तो आपको जाने वाले। तो दैट ये 2 टॉपिक के ऊपर ही आपका 15 और 10 यानी 25 आवर्स जाने वाले हैं गाइस। तो बाकी टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो एज गो फॉर द, आप अगर इस पे जाओगे, काय पे जाओगे आप, पेमेंट डिजाइन पे जाओगे, तो पेमेंट डिजाइन पे भी क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, लेकिन डोंट गो फॉर द पेमेंट डिजाइन। सबसे पहले आप ये करो, ये 2 टॉपिक करो, ये 2 टॉपिक हो जाने के बाद देन पेमेंट डिजाइन के लिए जाओ, देन आप पेमेंट मटेरियल के लिए जाओ। पेमेंट मटेरियल पे मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट, उस पे जीटी का क्वेश्चन जो है, यानी उसका क्वेश्चन मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन फिक्स रहता है, मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट का, लेकिन वो कोई भी एक सेट में आएगा, सेट 1 या सेट 2 में। ये जो 2 टॉपिक्स है ये दोनों सेट में रहे, ये दोनों सेट में 100% रहेंगे, इसलिए सबसे पहले ये आपको करना। देन अभी सर्वे के लिए अपन जाते। तो सर्वे के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, लेवलिंग में करेक्शंस, रिफ्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड अवर कंबाइन करेक्शंस। तो कंबाइन करेक्शंस आप ये लेवलिंग में आपका रहेगा, और लेवलिंग के लिए रहेगा राइज एंड फॉल वगैरह वाले प्रॉब्लम्स, और लाइट हाउस वाले प्रॉब्लम्स, लाइट हाउस आपको कितना दूर दिख रहा है, ये वाले प्रॉब्लम्स। ओके, एंड फोटोग्रामेट्री। तो फोटोग्रामेट्री यानी फोटोग्राफिकल सर्वे। फोटोग्राफिकल सर्वे के ऊपर भी 2 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म रहता है। ये अभी न्यू एडिशनल वो वाला टॉपिक है। ओके, देन नेक्स्ट हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी में कौन सा हाइड्रोग्राफ गाइस, एंड वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप, यानी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, इरिगेशन। तो ये 2 मार्क्स के लिए। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एफिशिएंसी भी पूछे जाते हैं, एफिशिएंसीज, लेकिन क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट आपको पूरा करना है, और हाइड्रोग्राफ भी आपको पूरा करना है। हाइड्रोग्राफ नियर अबाउटली अगेन आपका 10 आवर यानी 10 घंटे खाएगा, और ये भी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट भी आपको पढ़ने के लिए नियर अबाउटली 8
8 घंटे आपको लगेंगे, यानी 8 आवर्स आपको लगेंगे। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक्स है, पूरा का पूरा टॉपिक्स मैंने आपको बताया कि किस तरह पूरा पूरा टॉपिक आपका चलने वाला है और आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये रिवर करो, देन आप समुद्र के लिए जाओ। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड देखते गाइस, 1 मिनट। क्वालिफाइंग मार्क्स, किसी को ये क्वेश्चन होगा कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने के लिए कितने कितने रह सकते हैं ये 2021 में। अब इससे ज्यादा तो आपके इसमें आए, किसमें आए, लास्ट गेट स्कोर में, यानी लास्ट इसमें आए क्वालिफाइंग मार्क्स। तो गाइज क्वालिफाइंग मार्क्स में कैसी है कि ये आपके ओपन के लिए इतना क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लगेगा 25 to 28 नियर अबाउटली, ये इसमें, क्योंकि ये इसमें सब ऑनलाइन चल रहा है तो थोड़ा कंपटीशन ज्यादा रहेगा, सॉर्ट ऑफ कंपटीशन क्वालिफाइंग के लिए ज्यादा रहेगा। लेकिन जो स्कोर है, जो ऑल इंडिया रैंकर है, वो कम रहेगा। अब ऐसी क्यों बोल रहा हूं मैं, रिवर्स क्वालिफाइंग मार्क्स क्यों ज्यादा रहेंगे, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला है कि आज टाइम में अगर ये पेंडेमिक इफेक्ट या फिर इस टाइप का अगर रहता था और हमको टाइम मिलता था घर से सब कुछ पढ़ने के लिए, तो हम ये सब चीजें, अगर किसी ने हमको बताया रहता था तो हम ये सब चीजें करते थे। आपको इसका फायदा लेना है, एफिशिएंटली आपको इसका फायदा लेना है, और आप घर पे पढ़ाई कर सकते हैं अभी और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये आप 100% मैक्सिमम पीपल्स कैन क्रैक द गेट, और मैक्सिमम पीपल जब क्रैक करेंगे तो थोड़ा कट ऑफ बढ़ेगा, थोड़ा कट ऑफ पड़ेगा। लेकिन ये भी चांस है कि कट ऑफ घटेगा, कट ऑफ घटेगा, ये भी चांस है। तो दोनों चांसेस है। वाई, बिकॉज ऑफ कंडीशंस इज अगेन वर्स्ट कंडीशंस के लिए चले जाए, वर्स्ट कंडीशंस रहे और आपके एग्जाम्स अगर आपको वर्स्ट कंडीशंस में देना पड़े तो मे बी कट ऑफ लो भी हो सकता है। ओके, तो ये जैसे कि अभी, हेलो, अभी आपको जैसे कि ये ओबीसी, ओबीसी के लिए जैसे आपको ये अभी कट ऑफ है, ओबीसी के लिए आपका ये कट ऑफ है, 1 मिनट गाइस, ओबीसी के लिए आपका 24 to 25 मार्क्स, 26 तक भी जा सकता है, मैंने 25 ही बोला है, लेकिन 26 तक भी जा सकता है। और एसएनटी के लिए 16 से लेके 20 तक पकड़ो, मैंने 18 से 20 लिखा है, लेकिन 16 से लेके 20 तक ये कट ऑफ जा सकता है। ओके, तो ये सिर्फ कट ऑफ है, क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग एंड नॉट क्वालिफाइंग मार्क्स, इट्स से क्वालिफाई होने से बहुत ज्यादा फर्क हो जाएगा आपके लाइफ में, ऐसी बात नहीं। रैंक्स लाने से फर्क है, क्या लाने से फर्क रहेगा, रैंक। और रैंक कैसी लाएंगे ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, क्या आपको सबसे पहले पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया, क्या आपको सबसे पहले पढ़ना है। ओके, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। तो गाइस दैट इज क्वालिफाइंग मार्क्स। अभी क्या निकल गया है, अगर आपके पास प्रीवियस नोट्स है तो उसमें से आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। प्रीवियस नोट्स अगर आपके पास है तो किसी भी इसके आपके पास है तो क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन के लिए अभी सिलेबस में चेंज क्या हुआ है, चेंजेस इन 2021। अगर आपके पास 2020 के नोट्स है, आपके सीनियर्स के वगैरह आपने नोट्स लिए हैं, तो उसमें से आपको क्या छोड़ना है और क्या एडिशनल पढ़ना है, ये सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा। तो ये है गाइस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इतने ऐड हुए हैं टॉपिक्स। ओके, एंड रिमूव हुआ है डायनामिक्स, रिमूव हुआ है डायनामिक्स, इतने सारे टॉपिक्स ऐड हुए। अब मैंने आपको बोला है डायनामिक्स, सर डायनामिक्स का तो आपने टॉपिक बोला है रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन। यस एग्जैक्टली, मैंने अब बोला है कर्विलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन बोला है कि ये यहाँ पे फिक्स क्वेश्चन रहता है, लेकिन डायनामिक्स यहाँ पे निकाला है तो कोई चांसेस नहीं। स्टैटिक में आपको कहाँ तक पूछ सकते हैं, स्टैटिक में आपको पूरा पूरा स्टैटिक के लिए आपका ये टॉपिक्स पूछ सकते हैं। ओके, सो ये टॉपिक कौन सा इन्होंने ये किया है, डायनामिक्स टॉपिक इन्होंने निकाल दिया, डायनामिक्स टॉपिक इन्होंने निकाल दिया है। ओके, तो रेक्टिलिनियर मोशन कर्विलिनियर मोशन कहां पे रहेगा, रेक्टिलिनियर मोशन कर्विलिनियर मोशन इज coupled with your transportation engineering guys. why it's coupled with the transportation engineering? आप वहां पे वीटी, जो भी आपका वीटी का यानी जो भी फॉर्मूलेज है डायनामिक्स के रेक्टिलिनियर मोशंस के, वो पूरे फॉर्मूलेज आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। तो इनडायरेक्टली वो आपके सिलेबस में, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, डायनामिक्स निकाल दिया। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन और थ्योरी ऑफ फेलियर अभी इन्होंने निकाल दिया। थ्योरी ऑफ फेलियर पहले था, थ्योरी ऑफ फेलियर पहले था, लेकिन इस पे क्वेश्चन ही नहीं पूछते थे मैक्सिमम, और मैक्सिमम लोग इस पे क्वेश्चंस देते भी नहीं थे। यानी क्या होता था कि मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे गलत होते थे, इसलिए ये टॉपिक उन्होंने निकाल दिया। और स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने ये टॉपिक एक नया ऐड किया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इस पे कोई टॉपिक्स ऐड नहीं हुआ,
ब्रिक एंड मैसनरी एंड टिम्बर, ये तो मैंने आपको बताया। क्यों नहीं बताया? एक मार्क के लिए पूछते, एक मार्क के लिए आप पूरा ब्रिक मॉर्टर टिम्बर सब कुछ पढ़ोगे क्या? नहीं, वो आएगा वक्त पे वो देखा जाएगा, इसलिए निगलेक्ट किया मैंने। देन नेक्स्ट, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में फाइल, गाइस 1 मिनट, फाइल इन लैटरल लोडिंग, ये एक ऐड हुआ है, ये आपके लास्ट प्रीवियस नोट्स में नहीं होगा। फाइल इन लैटरल लोडिंग, क्योंकि फाइल में हम जनरली वर्टिकल लोडिंग ही समझते यानी देखते हैं, लैटरल लोडिंग के लिए हम नहीं लेते हैं। लैटरल लोडिंग जब अपन कॉम्पेक्शन फाइल डालते यानी कॉम्फर फाइल डालते तब लैटरल लोडिंग भी उसके ऊपर आता है। तो वो लैटरल लोडिंग पे, लैटरल लोडिंग आने से क्या डिस्प्लेसमेंट होगा एंड पे और टिप पे, क्या ट्रेसेस आएंगे, स्ट्रेसेस आएंगे, तो इसकी पूरी स्टडी ये फाइल अंडर लैटरल लोडिंग ये आपको रहेगा। ओरिजिन ऑफ सॉइल निकाल दिया है, ओरिजिन ऑफ सॉइल, एवोलियन सॉइल आपका जो आप पहला जो ये करते हैं रिमूव किया गया है, रिमूव किया गया है ये टॉपिक। 1 मिनट, क्या क्वेश्चन था? नहीं 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 नहीं, कट ऑफ ज्यादा रहेगा, कट ऑफ कम रहेगा, ये चीज आपके इस पे डिपेंड करेंगी। क्या पे डिपेंड करेंगी? आपके जो तभी का कंडीशन रहेगा गेट का तब डिपेंड करेंगी। और कट ऑफ कम रहेगा ये मैं बोल नहीं सकता, कट ऑफ ज्यादा ही रहेगा, यही मैं 50% मेरा 50 to 60% मेरा यही कन्वेंशन है, 40% ही मेरा कन्वेंशन है कि कट ऑफ कम रहेगा। यही कन्वेंशन मेरा है कि ज्यादा रहेगा। वाई? बिकॉज ऑफ सबको टाइम मिल रहा है घर पे पढ़ाई करने के लिए। आपकी बिजी लाइफ में से सबको टाइम मिल रहा है, सब लोग ट्राई करेंगे कि नहीं अब 2-3 महीना पढ़ना है और कुछ तो भी करके निकालना है, और निकाल सकते हैं आपके, क्योंकि मैंने जो टॉपिक्स बोला है वही टॉपिक सब लोग बताते हैं, और सब लोग वही टॉपिक्स बता के वही टॉपिक्स अगर आपने कर लिए तो वो टॉपिक्स आपके 101% 150 आवर्स में ही होते हैं। 200 आवर्स नहीं, 150 आवर्स में पूरे पूरे टॉपिक्स हो जाते हैं, उतने जितने मैंने टॉपिक्स बोले हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से। और 50 आवर्स जो आपको बाकी के जो टॉपिक्स रिमेनिंग रहते हैं उसके लिए आप दे सकते हैं। लेकिन कोई कोई लोग तो 75 आवर्स में ही वो टॉपिक कवर कर लेते हैं, पर 50 नहीं 75। तो बाकी के पूरा पूरा सिलेबस तो डिपेंड्स अपॉन द योर स्ट्रैटेजी, और आप किस तरह स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, किस तरह आप टाइम दे रहे हैं, किस तरह आप पढ़ रहे हैं। मेन चीज ये है कि अगर आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपका पढ़ाई एक कंसोलिडेटेड वे में होना, कॉम्पैक्शन वे में नहीं होना, यानी जमा होते होते आने को ना। कंसोलिडेशन प्रोसेस कैसी है कि कंसोलिडेशन प्रोसेस आपकी कैसी है कि ये धीरे 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 होगी। कॉम्पैक्शन सडन आप कॉम्पैक्शन कर दोगे और बाद में पढ़ोगे ही नहीं, बाद में आप 2 महीने बाद उसको देखेंगे तो क्या याद रहा, कोई फायदा नहीं रहे। इसीलिए कंसोलिडेशन वे में हो, कंसोलिडेट होने को ना, कंटिन्यूअसली जाने को, कंटिन्यूअस लोड आने को ना आपके दिमाग के ऊपर, कंटिन्यूअसली रिविजन 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 रिविजन, दैट्स व्हाई। ओके, एंड देन क्या क्या टॉपिक्स निकाले हम इस पे थे। तो ओरिजिन ऑफ सॉइल निकाला है, ओरिजिन ऑफ सॉइल निकाला है, सॉइल स्ट्रक्चरल एंड फैब्रिक, ये दोनों थ्योरी टॉपिक्स थे गाइस, ये दोनों थ्योरी टॉपिक्स थे इसलिए ये निकाल दिया गया। हाँ, वेस्टरगार्ड थ्योरी, वेस्टरगार्ड थ्योरी ये थ्योरी टॉपिक नहीं था आपका, ये थ्योरी टॉपिक नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चंस थे वेस्टरगार्ड के, लेकिन थ्योरी ही क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता था, इसलिए वेस्टरगार्ड निकाल दिया है। लेकिन बोसिनेस्क्यू अभी भी है, टोटल स्ट्रेस का टॉपिक है ये, टोटल स्ट्रेस का टॉपिक है। बोसिनेस्क्यू अभी भी है तो बोसिनेस्क्यू रहेगा, वेस्टरगार्ड निकाल दिया। ओके, तो बोसिनेस्क्यू पूछेंगे आपको, टोटल स्ट्रेस। देन नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐड ही हुआ है, क्या ऐड हुआ है? हाइड्रोलिक मशीन, बहुत बेकार हाइड्रोलिक मशीन है, यानी बहुत बड़ा ह्यूज सिलेबस है हाइड्रोलिक मशीन का, तो ये ऐड हुआ है। ओके, तो मे बी यहाँ से अभी ये हाइड्रोलिक मशीन पे आपका 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा हाइड्रोलिक मशीन के ऊपर, तो इफिशियंसी के ऊपर रहेगा गाइस, इफिशियंसीज के ऊपर हाइड्रोलिक मशीन के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, 101% चांसेस है। ओके, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। देन नेक्स्ट हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी में ऐड हुए है टॉपिक, रिमूव नहीं हुआ है। तो ऐड हुए हैं रिजर्वायर कैपेसिटी, दैट टॉपिक इज रिजर्वायर कैपेसिटी टॉपिक, इट इज इरिगेशन टॉपिक, हाइड्रोलॉजी में इन्होंने बताया है इरिगेशन टॉपिक। एंड वाटरशेड, वाटरशेड इंजीनियरिंग ये भी ऐड हुआ है। देन नेक्स्ट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में ऐड हुआ है वाटर क्वालिटी इंडेक्स। वाटर क्वालिटी इंडेक्स 2 ही इंडेक्स है जो एमपीएससी में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। वाटर क्वालिटी इंडेक्स 2 ही इंडेक्स है, आपको 2 ही इंडेक्स देखने हैं, बहुत इजी है, और 100% यहाँ पे 2 इंडेक्स के ऊपर ही क्वेश्चन रहेगा। आपको 2 इंडेक्स कोई भी स्टैंडर्ड बुक में, गर्ग या फिर पूर्णिया, ये बुक में आपको मिल जाएंगे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों में भी। ओके, वाटर वॉल्यूम 1 में मिलेगा वाटर क्वालिटी इंडेक्स, ओके, एयर क्वालिटी इंडेक्स वॉल्यूम 2 में मिलेगा।
एयर क्वालिटी इंडेक्स वॉल्यूम 2 में मिलेगा। एंड रीयूज रिसाइकल वेस्ट वाटर, ये आपको वॉल्यूम 2 में मिलेगा पुण्य में। अगर आपको वहां से पढ़ना है तो वहां से जा सकते हैं या नोट्स से जा सकते हैं, लेकिन नोट्स अभी इसके बनने के हो गए, अभी ऐड हुआ है, इसलिए। नॉइस पॉल्यूशन निकाल लिया है, मैंने बोला था साउंड पॉल्यूशन निकाल लिया है, नॉइस पॉल्यूशन निकाल लिया है, तो निकाल लिया है। आपको प्रीवियस नोट्स में हर जगह नॉइस पॉल्यूशन दिखेगा, पढ़ना नहीं है। ओके, देन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, अरे बहुत कुछ निकाल लिया भाई। ट्रैफिक साइंस ऐड कर लिया, ट्रैफिक साइंस इसमें ऐड कर लिया, एंड ट्रैफिक साइंस ऐड कर लिया। और निकाला क्या है, इन्होंने निकाला है, बहुत कुछ निकाला है, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। दिस ऑल टॉपिक्स आर रिलेटेड टू थ्योरी, देयर इज नो क्वेश्चन इन दिस ऑल टॉपिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन, गाइस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस टॉपिक्स में नहीं थे, इसलिए ये निकाले गए। अननेसेसरी व्हाई वेस्टिंग योर टाइम अबाउट दिस टॉपिक, जो लोग पूरा का पूरा सिलेबस करना चाहते हैं उनके लिए इन्होंने ये टॉपिक्स पहले से निकाल दिए कि पूरा सिलेबस पे आप मत जाओ, आप क्या के लिए जाओ, आप ट्रैफिक साइंस। अब ट्रैफिक साइंस में न्यूमेरिकल क्या आएगा, ट्रैफिक साइंस की हाइट कितनी रहेगी इसके ऊपर न्यूमेरिकल रहेगा, किस तरह डिसाइड करते हैं, किस तरह ये करते हैं, उसके ऊपर रहेगा। तो उसका वो कहां से मिलेगा, कड़ियाली की बुक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कड़ियाली की बुक, वहां से मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास अभी नोट्स भी नहीं होंगे सपोज, तो कड़ियाली की बुक से आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, कड़ियाली की बुक से आपको मिल जाएगा। तो इस तरह आप पूरी आपकी स्टडी कर सकते हो और पूरा का पूरा आप ऐसे ही कर सकते हो गाइस। ओके, सो थैंक गाइस, मेरा ये पूरा का पूरा अभी सेशन था। आपको कुछ इसमें ही डाउट्स होंगे कि इफेक्टिवली आप इतने घंटे में कैसे पूछ सकते हो और क्या है, तो आप आपके क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो और आपके थॉट्स भी क्या आ रहे हैं वो भी मुझे आप बता सकते हो उसके ऊपर। ओके, If having any questions, then drop your question in question answer tab. yeah, but any question guys, any question about any subject and strategy? Aniket Moon is asking how much marks we need to get admission in IIT college. मुझे तो नहीं दिख रहा एक्चुअली। ओके, नो इश्यूज। सो आईआईटी कॉलेज में आपको जाने के लिए आपको रैंकिंग जरूरी है, मार्क्स नहीं पता। मार्क्स अगर आपको देखने हैं वहां पे, तो ये कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा और आपका भी ये जो पूरा स्ट्रैटेजी है, यानी सब लोग क्या सोच रहे हो, किस सोच रहे, इस तरह रहेगा। मिनिमम 65 मार्क्स तो भी चाहिए। आईआईटी में आपको स्ट्रक्चर लेना है। अगर आपको विदाउट स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चरल ब्रांच नहीं लेना है, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन लेना है और एनी ब्रांच अगर लेना है, तो मिनिमम मार्क्स वी कैन बोल सकते हैं हम कि 45 to 50 मार्क्स तक आपको चाहिए। और ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी नियर अबाउटली अंडर 10,000 चाहिए, अंडर 10,000 नॉन स्ट्रक्चरल के लिए। स्ट्रक्चर के लिए अंडर 3,000 चाहिए, अंडर 3,000 फॉर आईआईटी। ओके, Rishikesh Gadge is asking a question. Sir, if math is good for full marks, what about other topics should be done? मैंने तो टॉपिक अभी के अभी पूरे बता दिए। आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगता है, जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है, जो भी टॉपिक आपको पसंद है, वो टॉपिक्स आप उसमें से करो। अगर मैथ्स आपको पूरा का पूरा जम रहा है, पूरा पूरा अच्छे से आप मैथ्स में 30 में से 30 मार्क्स ले रहे हैं, कोई भी नहीं ले सकता एक्चुअली मैथ्स में 30 में से 30 मार्क्स, क्योंकि वन क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ऐसी रहता है कि वो मैक्सिमम उसको टाइम लगेगा आपको, और टाइम लिमिट भी यहाँ पे है 3 आवर्स। 3 आवर्स में 65 क्वेश्चन सॉल्व करना पूरे पूरे, वो भी एक चैलेंजेस ही है। तो इसीलिए आपको वहां पे 13 में से आप मिनिमम 11 मार्क्स पकड़ो, 11 मार्क्स आपको आ जाएंगे। और 13वां क्वेश्चन अगर आपका मे बी इट इज रॉन्ग, देन आपका रॉन्ग हो जाने के बाद क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको, यानी रॉन्ग हो जाएगा प्रॉब्लम। अगर आपका ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, अभी एक्चुअली मैंने वो भी नहीं बताया मेरे सेशन में कि 3 टाइप के अभी यहाँ पे क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस में आपका 1 चॉइस आपको सिलेक्ट करना है एमसीक्यू, एक आपको मल्टीपल चॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट एनी चॉइस, यानी अगर आपके 4 ये है तो 4 ऑप्शंस है और 5 ऑप्शंस है, तो 5 ऑप्शंस में से आपके 3 ऑप्शंस करेक्ट है, 2 ऑप्शंस रॉन्ग है, तो आप 3 ऑप्शंस करेक्ट करोगे। ओके, तो वो रहेगा। और आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। तो फिलिंग द ब्लैंक्स पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन चॉइस वाले इस पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ओके, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इसीलिए आपको ये करना है कि आपको
जब भी आप प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं तो प्रिपरेशन के लिए जाते वक्त आपको ये करना है कि अगर मैथ्स आपका बड़ा अच्छा है तो मैथ्स के साथ आपको स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल में कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, जो सब्जेक्ट आप पढ़ने के लिए ले रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा और जो आप पढ़ोगे, और पूरा सब्जेक्ट कभी भी पहले नहीं पढ़ना है, पूरे सब्जेक्ट में सबसे पहले उसके बेसिक्स सबसे पहले पढ़ना है एंड देन इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले पढ़ना है। आफ्टर द इंपॉर्टेंट टॉपिक देन वी गो फॉर द होल सब्जेक्ट। ओके, उसके पहले अपन सबसे पूरे सब्जेक्ट्स के लिए अपन जाएंगे तो इट्स बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप 300 घंटे यानी 200 घंटे सिर्फ और सिर्फ आप क्या करोगे कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, जैसे जीटी ही 200 घंटे खा लेता है पूरा सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से पढ़ने जाते हो तो। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। Next, Priya is asking, sir, how to determine the question is of MCQ MCQ or messages, how to know any topic, how to know any logic. सॉरी MCQ तो मेंशन रहेंगे वहां पर। MCQ मेंशन रहेंगे, यस एग्जैक्टली, MCQ मेंशन रहेंगे और MCQ से ही आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप तुक्के अगर मारोगे वहां पे तो अगर आपके गलत आंसर हो गया तो लॉजिक सर उसमें स्वप्निल वो पूछ रहे हैं कोई लॉजिक है क्या उसके लिए, MCQ के लिए? नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ओके, कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि ऐसी लॉजिक रहेगा कि पहले का आंसर ए रहेगा दूसरे का आंसर बी रहेगा, नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। गेट का पेपर ऐसी है कि आप अगर आपका लॉजिक लगाने गए एमसीक्यू के इसमें कि मैम यानी अगर पहला मैंने क्वेश्चन पहले इसका ए रहेगा, ऑप्शन बी ही रहेगा, तो वैसे नहीं रहेगा। अच्छा, अलग अलग रहेगा, कोई लॉजिक नहीं है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली स्टडी करके ही जाना पड़ेगा। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टडी करके नहीं गए तो 101% नेगेटिव स्कोर आपके बोर्ड पे दिखेंगे। Okay, how next question, Aniket? How does the GATE score help us in PSU exam? यस एग्जैक्टली, गेट स्कोर एक्चुअली 70% गेट स्कोर रहता है पीएसयू एग्जाम के लिए, 70% गेट स्कोर एंड 30% दैट इंटरव्यू इन पीएसयू। जो भी पीएसयूज रहते हैं, पीएसयूज में इंटरव्यूज रहते हैं, तो इंटरव्यूज के ऊपर आपके 30% डिपेंड रहते हैं मार्क्स, और 70% जो भी आपका स्कोर आया वो डिपेंड रहता है। तो दैट्स व्हाई, और पीएसयूज के लिए आपको मिनिममली 75 प्लस लेना पड़ेगा, मिनिममली 75 प्लस। उसके लिए आपको होल सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके मैम। और इसका प्रिया का क्वेश्चन था कि क्वेश्चन इज इन मैसेज और मैसेज में है कि और MCQ। अगर क्वेश्चंस आर इन मैसेजेस एंड MCQ देन हाउ, कौन सा लॉजिक का कैसा रहेगा? प्रिया, वेट, आई एम अनम्यूटिंग यू। या डायरेक्टली पूछने बोला क्वेश्चंस। प्रिया, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर, एक्चुअली आई एम आस्किंग दैट क्योंकि अभी जो न्यू एजेंडा चालू हुआ है MSQ और MCQ मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अगर मैं सोचती हूँ कि ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का है तो मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर दूंगी, और अगर वो निकला कि MSQ का क्वेश्चन था मल्टीपल सिलेक्ट करने से तो उसमें तो मेरी निगेटिव मार्किंग हो जाएंगी, तो वो कैसे डिटरमाइन करना? ऑप्शन में कोई ऐसा लॉजिक मीन्स अगर ऑप्शन आंसर जब सिलेक्ट तो क्लिक होने का कुछ चांसेस है कि आंसर ये क्वेश्चन सर? ओके, इसका सीधा सॉल्यूशन है। देखो, एमसीक्यू यानी आपको ओनली वन ही चॉइस करना पड़ेगा, ओनली वन ही चॉइस करना पड़ेगा एमसीक्यू। लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, जैसे कि अभी दूसरा क्वेश्चन है, तो उसके लिए अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे पहले मेंशन रहेगा ऊपर कि ये क्वेश्चन आप मल्टीपल चॉइस कर सकते। पहले से ये कंफ्यूजन नहीं होने को ना करके, आप ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा वहां पे, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहां पे देखे रहेगा, मल्टीपल चॉइस आपको करना है करके, और ओनली वन चॉइस करना है करके ये भी देखे रहेगा, यानी वहां पे वैसे दो आपको देखे रहेंगे। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, इसका भी ये नेक्स्ट अभी स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा MCQ एंड MSQ। तो MSQ में सिलेक्ट मोर देन वन ऑप्शंस, ये पहले MSQ वहां पे देखे रहेगा कि MSQ का क्वेश्चन सिलेक्ट मल्टीपल, और MCQ अगर है तो MCQ के लिए क्या होगा कि MCQ में सिलेक्ट ओनली वन, ऐसी आपको पहले से ही देखेगा। वो तो कंफ्यूजन तो सबको ही रहेगा फिर कि आपका एक सिलेक्ट होगा या दो सिलेक्ट होगा। तो ये जो पार्ट है, जब आप अटेन करने जाओगे पेपर तो ऊपर में देखे रहेगा MCQ का क्वेश्चन है और MSQ का क्वेश्चन है, और MSQ का क्वेश्चन है तब आपके 2 से 3 सिलेक्ट आप कर पाओगे,
और एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो आपका सिर्फ और सिर्फ आप कोई भी एक ही आंसर सिलेक्ट कर पाओगे, दो आंसर सिलेक्ट नहीं होंगे। और गाइज ये कुछ नया नहीं है, ये पहले भी था। पहले ये था कि 5 स्टेटमेंट देखे थे, उसमें से 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपको 2 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन 1 था। तो अभी उन्होंने 2 and 3 स्टेटमेंट, 2, 3, 4 स्टेटमेंट ये ना देते हुए उन्होंने डायरेक्टली ये कर दिया कि एमएसक्यू कर दिया, यानी आप ही सिलेक्ट करो कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट फॉल है। और मैक्सिममली ये जो क्वेश्चन रहेगा वो स्टेटमेंट के ऊपर ही रहेगा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच स्टेटमेंट इज ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ अबोव स्टेटमेंट, इसके ऊपर ही ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसीलिए ये मल्टीपल चॉइस का यानी मल्टीपल एमएसक्यू क्वेश्चन जो है, एमएसक्यू क्वेश्चन आपको वही इसमें यानी थ्योरी में ही मिलेगा। ओके, I hope You you satisfied? are very satisfied है आप। Sir, thank you, sir. Then ओके ओके ओके, नेहा थैंक यू। बेलकर, नेहा you can ask your question. सर अगर पीएसयू में अगर हम गर्ल्स का हुआ तो उनको एज कम्पेयर टू द बॉयज मतलब साइड जॉब्स वगैरह सिमिलर रहती है या फिर गवर्नमेंट जॉब गर्ल्स के लिए तो वैसा ही रहता है क्या पीएसयू? नहीं नहीं नहीं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर साइड जॉब होना तो आप साइड जॉब भी कर सकते हैं, और आपको ऑफिस जॉब होना तो ऑफिस जॉब भी कर सकते हैं। एक्चुअली अपने इंजीनियरिंग की इसमें सिविल इंजीनियरिंग में मैक्सिमम पीपल्स क्या करते हैं कि मैक्सिमम गर्ल्स पीएसयू में जब सिलेक्ट होते हैं तो वो सर्कल ऑफिस सिलेक्ट करते हैं, यानी मेन ऑफिस। सर्कल ऑफिस हेड ऑफिस रहता है। हेड ऑफिस आपका जो भी जहां पे हेड है, जैसे बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस में वो रहते हैं। और साइड में भी हेड ऑफिस रहते हैं, साइड में भी सर्कल ऑफिस रहता है। तो साइड जहां पे है लोकेटेड उस सिटी में भी सर्कल ऑफिस रहते हैं, तो सर्कल ऑफिस में आपको दिया जाता है। और मैक्सिमम 50% वुमेन्स इट इज इन वर्क्स इन हेड ऑफिस और सर्कल ऑफिस। जो भी 50% के बाद वाले जो भी है जो साइट में जाते हैं, तो साइड में आपको एग्जीक्यूशन नहीं रहता टोटल, आपको थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन रहता है उसके ऊपर कि आप यानी आपने एस्टिमेट क्या बनाया, कॉन्ट्रैक्टर वर्क बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस टाइप का पूरा वर्क चलता है। तो इसीलिए साइड जॉब डायरेक्टली आपको पीएसयूज में से मिलेगा, तो आपको कोई भी कास्ट नहीं करना पड़ेगा। वो कास्ट कौन करेगा? जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जैसे कि लाइक एलएनटी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो एलएनटी आके करेंगे। ओके, एलएनटी आके वो करेगी, आप नहीं करोगे। आप क्या करोगे? मैनेज करने का काम आपका रहेगा। Okay, thank you. Okay. Anybody else having any question? You can drop your questions. After this session, we will be going for polling. In that polling, you have to mark your attendance as you do in your classes, fifth according to your section and your roll number. So we are ending. मैम यहाँ पे बिकॉज न्यू एजेंडा, मैम एक क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रिया का ही क्वेश्चन था, नैट एमएस। अच्छा, उसका क्वेश्चन हो गया सॉरी, हो गया क्वेश्चन। व्हाट इज नेगेटिव मार्किंग? मुझे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं मैम एक्चुअली, और कुछ क्वेश्चंस नहीं दिख रहे। Okay. हाँ, व्हाट अबाउट नेगेटिव मार्किंग सर? कैन यू टेल अबाउट नेगेटिव मार्किंग इन MCQ एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस? ओके, MCQ वो तो मैंने बताया है अभी, आदित्य का क्वेश्चन है, आदित्य को से प्राइवेटली क्वेश्चंस किया है उन्होंने मुझे। तो वो क्वेश्चन एक्चुअली एमसीक्यू जो भी आपका ये रहेगा, यानी एमसीक्यू रहेगा, तो एमसीक्यू पे 1/3 मार्किंग आपका नेगेटिव रहेगा। अगर वो नेट पे अगर ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू पे रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, नेट पे है तो नो नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन नेट के लिए नहीं रहेगा। जो भी आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपको वैल्यू वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू आपको आंसर में पुट करना पड़ेगा, तो वहां पे नेट में आपको ये नेट के लिए आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं जाएंगे। यहाँ पे आपको आंसर पुट करना है, इसलिए नेगेटिव मार्क आपके एमएसक्यू और एमसीक्यू यहाँ पे जाएंगे, आपके एमएसक्यू और एमसीक्यू के लिए जाएंगे। ओके गाइस, एनी अदर क्वेश्चन? Neha is asking which notes is best, Medici or Ace Academy? Ma'am, Ace Academy is the best. Ace Academy is the best notes for firstly we learn about what are the things and what are the properties and what are the basics, then go for the Medici. जब आपके बेसिक्स पूरे क्लियर हो जाते हैं, देन गो फॉर द मेडिसी के लिए बाद में आप जाओ। पहले आप सबसे पहले क्या करो कि सबसे पहले आप ए से पढ़ो। ए सबसे शॉर्ट और सबसे कम सिलेबस में दिया जाने वाला है कि वो अपन कर सकते हैं इसे।
Okay, any other? Aniket is having question. Aniket, you can ask your question. Swapnil sir, which Yeah. PSU exams should civil engineer mostly target? Actually, voice is not clear. Please repeat your question. Sir, civil engineer mostly which means कोणते He's asking a question that which PSU exam should civil engineers mostly target? Yeah. Ma'am, BHEL, SAIL and other PSUs. बहुत सारे PSUs हैं, लेकिन मैक्सिममली BHEL और SAIL में इंजीनियर्स जो अपने हैं वो सबसे ज्यादा लगते हैं. एंड रेलवे. Okay. Any sir, anybody what else? about ONGC and DRDO? DRDO एंड इसके लिए रिसर्च फील्ड है ये थोड़ा. तो रिसर्च फील्ड में अगर आपको जाना है तो गेट में जस्ट क्वालिफाइंग हो जाने के बाद अगर आपका गेट क्वालिफाइंग है तो उसके अलग से भी एग्जाम्स निकलते हैं. तो क्वालिफाइंग हो जाने के बाद उसके 2 क्राइटेरिया रहते हैं. पहले उनका ये क्राइटेरिया रहता है कि 70-30, जो मैंने पहले बोला कि 70-30 से वो सीनियर रिसर्च इंजीनियर करके आपको चूज करते हैं. ओके, रिसर्च फॉलोअर. ओके, एंड उसके बाद एक दूसरा रहता है कि विदाउट गेट भी उनकी एक एग्जाम निकलती है कि विदाउट गेट भी आप उनकी एग्जाम दे सकते हैं DRDO की. तो वो एग्जाम्स में वो जूनियर रिसर्च फॉलोअर करके वो सीट्स देते हैं PSUs में. तो वो अभी आप भर सकते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ नियर अबाउटली 23 एज ऑफ द 23 तक ही रहता है जूनियर रिसर्च फॉलोअर. Okay, sir. ओके, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? Priya is having a question. या Wait. Okay, Priya, you can ask. your अच्छा, प्रेयर विद AS Academy and purchase. Okay, Okay, this yes. question ना. या तो allengineering.com यानी सिविल इंजीनियरिंग फॉर all.com पे आपको मिल जाएंगे. सिविल इंजीनियरिंग फॉर all.com पे आपको पूरे नोट्स, प्रीवियस नोट्स मिल जाएंगे AS Academy पे. वो रहेंगे आपके नियर अबाउट 2015 के वगैरह रहेंगे. तो वो भी सफिशिएंट है. जो मैंने सिलेबस अभी बताया वो सिलेबस को टैकल करने के लिए वो नोट सफिशिएंट है. और जो भी टॉपिक्स नेक्स्ट रहेंगे वहां पे तो उसके लिए मैंने कुछ भी बताया, बुक्स पे आप ले सकते हैं. हाँ मैम. Yes, sir. ओके. No more question, I think. Okay, is NAT question then mention NAT question रहे तो डेसिमल वहां पे मेंशन रहेगा आपको कि कितने डेसिमल्स. इनका क्वेश्चन है कि इन NAT क्वेश्चन दे मेंशन इन क्वेश्चन अबाउट आंसर गाइडलाइंस लाइक डेसिमल रेंज ऑफ आंसर. तो रेंज ऑफ आंसर यानी वो पहले से ही डेसिमल में आपको बता दें कि 4 डेसिमल में रहेगा, 3 डेसिमल में रहेगा, 2 डेसिमल में रहेगा. ओके, तो आदित्य का क्वेश्चन है, आदित्य पूछेगा. तो आपको वही डेसिमल तक पुट करना है. यानी जैसे कि अभी आंसर आया 89.9089 आया. तो 9089 आपको 2 डेसिमल तक ही देना है. तो 9089 को आप कैसे करेंगे? 0.9089 को आप करेंगे 0.91 करके आप पुट करोगे. अगर आप 0.9089 करते हैं तो आपका आंसर करेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आपका आंसर करेक्ट नहीं रहेगा और उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे. नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है नेट के लिए, तो उसका मार्क्स से आंसर आपको नहीं मिलेगा. ओके आदित्य? Okay then. ओके. मेरे एंड पे इतने क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं. या मैम, मुझे भी प्राइवेटली कुछ क्वेश्चंस आए तो मैंने अभी Okay. पढ़े. So we think we can wind up this session. After this, Yeah, ma'am. after vote of thanks, we are going to take polling to be there. So Pratik. Yes, are you ma'am. there? Okay. Yes, now we yes. can vote of thanks. Okay, so it's time for vote of thanks. So first of all, a very warm and graceful afternoon to our most valued guest for this webinar, Mr. Swapnil Bokhde sir, structural engineer and the director of SEED Academy and Consultancy. I am Pratik Ramteke from the 5th semester of Civil Department, and it's my privilege to propose a vote of thanks. So on behalf of GH Rayasoni Institute of Engineering and Technology, Civil Department and Civista, I extend my most sincere thanks to Mr. Swapnil Bokhde sir, who has spared time free from his very busiest schedule. Honestly, sir, I am short of word for your knowledge. You have a great experience in the respective fields, and your guidance and knowledge have enlightened
our minds very much, and this will be surely going to encourage us and help very helpful to us in our future events. So I'm thanking Mr. Swapnil Bokde sir, the structural engineer and the director of SAID Academy and Consultancy. A special mention to our respected director of J.H. Raisoni Institute of Engineering and Technology, Dr. Vivek Kapoor sir, for being the catalyst that stimulated us to do our best and for standing with us as a pillar of strength. Also, with a deep sense of appreciation, we thank to our loving head of department, Mr. Lakshmikant Vairagade sir, for their entire support, which means us to lots. And we thanking to our forum in charge of Sivista Committee, Mrs. Geeta Bhaskar ma'am, for their continued work and the special guidance in various events and the webinars. Without you, this could be never be possible, ma'am. So thanking you for this. And yes, at the last and not the least, the participants. I'm thanking all the participants for being a part of this webinar and making it successful. So thank you all for being the part of this webinar. Thank you.